हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो मिशन 100 ही मिशन सिलेक्शन है। और मिशन सिलेक्शन में भैया मैं देख रहा था, कल मैंने 14 क्वेश्चन शुरुआत के जो कराए, लगातार कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं, किसी के 12, किसी के 13, किसी के 14 के 14 सही है, किसी के कुछ ऊपर नीचे हो रहे। बेटा यही रियलिटी चेक है। मतलब अभी सोचो, पहले हफ्ते, इस साल का पहला हफ्ता और इस साल का पहला बैच और इस साल का पहला मतलब चैप्टर चल रहा है तुम्हारी बैच का, और उसके अंदर अगर आप ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहे हो, इसका मतलब बेटा कहीं ना कहीं हमें फोकस करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कुछ लोग डीपीपीस करने में टाइम लग जा रहा है। बेटा टाइम निकालो, बचाओ, सीधी सी बात है, प्रैक्टिस बढ़ाओ, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो कि क्वेश्चन देखो और उसका आंसर देखते ही उसका आंसर आने लगे कि हाँ यार, इसका आंसर ऐसा हो सकता है। ये चीज अगर तुम सोचने लगे ना, समझ जाओ कि तुम्हारी जिंदगी बहुत ही आसान होने वाली, तुम्हारी जिंदगी बहुत ही आसान होने वाली है। कोशिश करोगे तो भैया जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, और नहीं कोशिश करोगे तो भैया बस 2026 में तो दुनिया खत्म ही हो जानी है सर, क्यों ही पढ़ाई करना है। ठीक है, ये भी एक लॉजिक लगा सकते हो, या फिर ये भी बोल सकते हो कि डॉक्टर बन के कितना कमा लेंगे सर, हाँ छपरी टाइप इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे तो ज्यादा कमा लेंगे। बेटा कोई लॉजिक लगा के अपने आप को सर मोटिवेट कर सकते हो। लेकिन जो लोग इस बैच में बैठे हैं, इस मतलब सुनहरे से मौसम में जहां पर लोगों को नींद बहुत प्यारी होती है, वहां पर तुम अगर नींद त्याग के बैठ रहे हो, पढ़ रहे हो, तो बेटा उसी का परिणाम है कि आज 5वां दिन है और हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट का, मोल का कैलकुलेशन खत्म कर लिया है सर, आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर ली है, गैसेस के बारे में जान लिया है, और अब धीरे धीरे आइडियल गैस इक्वेशन से हम स्टोइकियोमेट्री की तरफ आ गए। मतलब रिएक्शंस को पढ़ना। सर मैं बता तो रहा हूं कि ये बैच भैया क्रांतिकारी बैच बनने वाला। कैसे, वो तुम ही प्रूव कर रहे हो। आज 5th डे पे स्टोइकोमेट्री खत्म होगी, कंसंट्रेशन टर्म चालू होगा। कल ऑफिशियली भैया मतलब फॉर्मूले के साथ ये चैप्टर एंड होगा, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी से चैप्टर करना है तो एनसीईआरटी वाला पोर्शन भी मंडे तक आपको करा दिया जाएगा। हर एक चीज करते हुए चलेंगे, बस ध्यान रहे आपको भी ऐसे ही बने रहना है। कंसंट्रेशन टर्म्स अगर आज शुरू होगा तो भैया आज की आज उसको ऐसा कर लेना, और तुम तो भैया एग्जाम देने वाले हो तो तुम्हारे लिए 11th का कंसंट्रेशन टर्म्स और 12th का कंसंट्रेशन टर्म्स अलग अलग नहीं है। जो कंसंट्रेशन टर्म्स यहां कराया जाएगा, मैं सॉल्यूशन के पहले दिन कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सॉल्यूशन में स्टार्ट ही भैया सर वहां से करूंगा, सॉलिबिलिटी से। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म्स यहां पर करा चुका हूंगा। क्योंकि देख लो, मोल कॉन्सेप्ट के जस्ट बाद अगले हफ्ते ट्यूसडे को स्टार्ट होगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में पहली बता रहा हूं, इसीलिए कंसंट्रेशन टर्म्स आज से शुरू करूंगा, ताकि जब ट्यूसडे को कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज आए, एप्लीकेशन आए, तो आपको पता होना चाहिए। पक्का? तो भैया एकदम कमर, हाँ एकदम कमर कस लीजिए भैया, एकदम तूफान से चलने वाले हैं, और तूफान से सिलेक्शन के बार बार यार, सीधी सी बात है। आपको बोले सर इतना स्पीड में नहीं चलना चाहिए, बेटा टाइम कम है, और हम लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, हमें पता है जब टाइम कम होता है, डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो एक ही चीज़ से मेकअप हो सकता है, क्या? स्पीड बढ़ा लो। स्पीड सही डायरेक्शन में चल रही है तो फिर बढ़ा लो भैया। तो शुरू हो जाते हैं भैया आज की कहानी। आज की कहानी में है क्या? तो सर आज की कहानी में हम लोग करने वाले हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था। क्या किया था? स्टोइकोमेट्री। सर स्टोइकोमेट्री में अगर हम देखें ध्यान से, स्टोइकोमेट्री में अगर हम देखें ध्यान से, तो हमने किसी रिएक्शन को देखा था, और ये रिएक्शन अपने आप में कुछ कह रहा है, ये रिएक्शन कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है? हाँ, हिंदी में बोलते हैं कवि क्या कहना चाहता है, वैसे ही रिएक्शन कुछ कहना चाहता है। कोई भी रिएक्शन अगर दी हुई है सर, ये अंदर ही अंदर कुछ बोलना चाहता है। ये बोलना चाहता है कि भैया अगर मैं इसका 1 मोल ले लूं, इसका मैं 3 मोल ले लूं, इसका मैं 2 मोल ले लूं, सर इसका 1 मोल, इसका 3 मोल, इसका 2 मोल, ऐसा ले लूं, 1 मोल 3 मोल 2 मोल, अगर मैं ऐसा ले लूं तो सर ये भी चलेगा, इसको भी ऐसे पढ़ सकते। ये रिएक्शन ये भी कहता है कि 28 ग्राम ले लो, चाहे 6 ग्राम ले लो, और चाहे तो 34 ग्राम ले लो, सर ये रिएक्शन को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। या फिर अगर गैस है, सब के सब गैसेज हैं, तो बेटा यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि सर यहां पर 22.4 लीटर ले लो, या फिर 3 × 22.4 लीटर ले लो, या फिर सर 2 × 22.4 लीटर ले लो। सर ये भी इस रिएक्शन की ही कहानी है। इस रिएक्शन को देखा तो भाई साहब ये मन में आने लगे, समझ जाओ स्टोइकोमेट्री तुम्हारा होने लगेगा।
हाँ तुम्हारा होने लगेगा। अब मेरी मर्जी है, मैं यहां पर गिनती कुछ भी लिख सकता हूं। यहां पर मैं अगर 50 मोल लिख दूं, भैया सोचना नहीं है। क्यों? अगर मैं 50 मोल दे दूं तो भैया तुम्हें पता है कि सर ने क्या किया है, 50 से मल्टीप्लाई। सर 50 इंटू 3 मोल इसका कर दो, 50 इंटू 2 मोल इसका कर दो, 50 इंटू 2 मोल इसका कर दो। सर 50 इंटू 3 ये कर दो, 50 इंटू 2 ये कर दो, हो गया। सर ये 50 इंटू 3, 50 इंटू 2 मोल करते चले जाओ। ये छोटी मगर मोटी बातें देख ले। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि सर 280 ग्राम दिया हुआ है, सर नाइट्रोजन का 280 ग्राम, या ऐसे लिख देता हूं सर, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि ये 600 ग्राम दिया है, हाइड्रोजन का 600 ग्राम गिवन है, क्या तुम इससे नाइट्रोजन का मास बता सकते हो? क्या तुम इससे सर अमोनिया का मास बता सकते हो? 6 ग्राम से आप कहां पहुंच गए? 600 ग्राम पे। तो भैया ये कितना हो गया? 28 इंटू 100। सर ये कितना हो गया? 34 इंटू 100। तो सर पहला शॉर्टकट तो ये था। फिर अगर सामने वाले ने कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया, अगर सामने वाले ने भैया इसका आंसर ऐसा दे दिया कि 5 लीटर अगर गिवन है, सर 5 लीटर अगर गिवन है, तो तुम क्या वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बता सकते हो? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन बता सकते हो? बेटा याद करो, एक ट्रिक बताई थी मैंने। क्या था ट्रिक? सर ये 5 लीटर दिया है, 5 इंटू, सर क्या करें इसको, सर इसका लीटर बताना है तो लीटर से चले जाओ, 5 इंटू 22.4, 5 इंटू 22.4, सर 5 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22.4। सर ऐसा कर सकते हैं? सर 2.5 लीटर आ जाएगा। इसका बात करें तो इसका बात देख लो, सर 5 इंटू कितना कर देंगे? सर स्टैंडर्ड इंटू ऐसा करते थे, डिवाइड बाई 2 इंटू 22.4 करते। सर ये देख लीजिएगा 7.5 लीटर्स आ जाए। याद आ रहा है? सर स्टोइकोमेट्री का इजी कैलकुलेशन, कोई यूनिटरी मेथड नहीं, एक लाइन में आंसर निकालना। अगर तुमसे मैं कुछ भी पूछ लूं, बेटा ये देख लो, अगर मैं तुम्हें क्या दे दूं, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इसका 4 मोल दे देता हूं, अगर मैं इसका 4 मोल गिवन दे दूं, मैं इसका क्या पूछ दूं? सर इसका वॉल्यूम पूछ दूं और इसका मास पूछ दूं, तो भी तुम्हें मैंने टेक्निक बताई थी। अगर मैंने इसका मोल दिया है, इसका वॉल्यूम पूछ रहा हूं, इसका मास पूछ रहा हूं, तो मोल गिवन है, इसका मोल लेंगे, इसका क्या लेंगे? मोल लेंगे। सर इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, इसका वॉल्यूम लेंगे, इसका मास पूछ रहा है, इसका मास लेंगे। सर अब बता दीजिएगा 4 मोल को किससे मल्टीप्लाई करूं? यह निकालना है। 4 मोल को किससे मल्टीप्लाई करो? इसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो। 4 इंटू 3 इंटू 22.4, 4 इंटू 3 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 1 मोल कर दो। सर ये देख लो, सर इसका गिवन इंटू इसका स्टैंडर्ड जो निकालना है, डिवाइड बाई इसका स्टैंडर्ड। ये देख लो 4 मोल है, किससे मल्टीप्लाई करूं? 4 इंटू 34। सर डिवाइडेड बाई कितना कर दूं? 1 कर दूं। सर हो जाएगा, निकल जाएगा। तो बस ये छोटी मगर मोटी बातें देख लो। सर ये सिंपल सी कैलकुलेशन, सिंपल सी जिंदगी आराम से देख सकते हो, निकाल सकते हो भाई साहब। कैसे आएगा? पता चलेगा क्या? डन। तो ये देख ले भैया, N2 + 3H2 gives 2NH3। ऐसे कर सकते हैं क्या? वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप चाहें तो ऐसा निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, हो जाएगा। चलो भाई आओ क्वेश्चन करते। कल का स्टोइकोमेट्री किया हुआ है बेटा, अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। क्या होगा? सर कॉपर +2, इसका 1 मोल कितने H2S से रिक्वायर्ड रिएक्शन करेगा? सिंपल रिएक्शन को पढ़ना है। कॉपर के 1 मोल का मास होता है बेटा 63.5 ग्राम। तो सर ये कितने से रिएक्ट कर रहा है? जहां तक मैं देख रहा हूं 34 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है। कितने से रिएक्ट कर रहा है? 34 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है। 34 ग्राम से क्या हो रहा है? रिएक्ट कर रहा है। 34 ग्राम से क्या हो रहा है? रिएक्ट कर रहा है। सर इंप्योरिटी निकालनी है। अगर Mn का मास पूछा जाए तो बेटा ऐसे तो Mn का मास याद होना चाहिए। MnO2 का मास मैं बता दूं आपको, कैलकुलेट करोगे 87 ग्राम आएगा। ठीक है, Mn का मास और MnO2 का मास। क्वेश्चन देख लो, सर 10 ग्राम MnO2, सर 10 ग्राम MnO2, याद करो प्योरिटी का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। क्या 10 के 10 ग्राम MnO2 को रिएक्शन में ले लें? सर 10 ग्राम MnO2 को क्या हम रिएक्शन में ले ले? अरे भैया नहीं ले सकते। MnCl2 + Cl2 + 2H2, ये देख लो,
ये रिएक्शन में नहीं ले सकते। सर देख लीजिएगा रिएक्शन में क्यों नहीं ले सकते, रीजन देख लो। MnO2 की बात कर रहा हूं, ये देखना अपने पास। सर इसका 22.4 लीटर बनेगा। एक बात बताओ, इसके 22.4 लीटर के लिए सर 2.24 लीटर 2.24 लीटर क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है, ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन है 2.24 लीटर, ये गिवन है। मुझे बस इतना बता दो, मुझे बस इतना बता दो 22.4 लीटर से कितना बनता है, 87 ग्राम। मुझे बताओगे 2.24 लीटर से इसका प्योर MnO2 का मास कितना होगा, प्योर MnO2 का सर जो रिएक्ट किया होगा निकाल सकते हैं। सर कितना होगा, सर 2.24 लीटर्स इंटू 87 ग्राम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर्स। सर ये कितना हो गया 10। सर ये वैल्यू कितनी आ गई 8.7 ग्राम। MnO2 का मास सर है कितना, सर प्योर MnO2 परसेंटेज ऑफ प्योरिटी निकालने जाओगे बेटा तो भैया देख लो सर कितना, अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू क्या कर देंगे 100। सर ये कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा, 87% प्योरिटी होगी। अब जल्दी जल्दी में 87 मत टिक मार देना भाई, इंप्योरिटी का परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज इंप्योरिटी पूछ रहा है। परसेंटेज इंप्योरिटी की बात करेंगे तो सर वो कितना होगा 100 माइनस 87 कितना आ जाएगा 13% आ जाएगा। 100 माइनस 87 कितना आ जाएगा 13%। तो रिएक्शन देख लो भैया 100 माइनस 87 कितना आ जाएगा 13% आ जाएगा। तो भैया देख लीजिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। फिर से परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा है, मतलब जो रिएक्टेंट का मास दिया जा रहा है वो रिएक्टेंट का मास है नहीं, क्योंकि 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अगर ओरिजिनल होता तो प्योरिटी का कोई लॉजिक नहीं होता। तो भैया जो परसेंटेज प्योरिटी कैल्शियम कार्बोनेट की बात करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट की अगर रिएक्शन देखोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड प्लस क्या बन जाएगा CO2 प्लस क्या बन जाएगा H2। ये देख लीजिए सर अगर हम बात कर रहे हैं तो 100 ग्राम से ये कितना होता है सर, 100 ग्राम से 44 ग्राम बन रहा है। रिएक्शन का स्टैंडर्ड लिख सकते हो 100 ग्राम से 44। तो भैया तुम खुद बता दो अगर 0.88 ग्राम ये बना हुआ है, क्वेश्चन में ये गिवन है, तो मुझे इतना बता दो इसके लिए इसका कितना मास प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना रिएक्ट किया होगा। सर प्योर कितना रिएक्ट किया होगा, सर गिवन है, इसको इससे मल्टीप्लाई 0.88 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 44। सर ये 100 हो गया, सर ये 2 हो गया, सर 2 से 4 ग्राम का सैंपल है और 2 ग्राम प्योरिटी है, मतलब परसेंटेज ऑफ प्योरिटी बेटा ऐसे निकाल रहा हूं, दिख रहा होगा 2/4 इंटू क्या कर दूं 100 कर दूं, 50% प्योरिटी आ गई, 50% प्योरिटी आ गई। तो प्योरिटी परसेंटेज कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। 50% प्योरिटी आ जाएगी तो 50% प्योरिटी निकाल लो। तो 50% प्योरिटी आप निकाल सकते हो तो 50% प्योरिटी आप निकाल लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस बेटा मिल जाएंगे, आराम आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। सर लास्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट अगर दिया है लाइमस्टोन, उसकी हीटिंग से क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलता है। आप 100 ग्राम से कितना बनता है बेटा, लाइम कितना बनता है 56 ग्राम बनता है, 100 ग्राम से 56 ग्राम बनता है। तो 200 केजी लूंगा क्या, अगर मैं यहां पर 200 केजी ले लूं मास, बेटा यही गलत हो जाएगा। 200 केजी नहीं है सर, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट जो रिएक्शन करेगा, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट जो रिएक्शन करेगा वो 200 केजी नहीं है, वो 200 का 95% है। सर 200 का 95% है, मतलब 190 केजी है। और 190 केजी कितना केजी प्रोड्यूस करेगा, सर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, देख लो। सर क्या करेंगे, सर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ट्रिक लगाओ। सर गिवन है, गिवन को किससे मल्टीप्लाई करो, सर गिवन को किससे मल्टीप्लाई करो 56 ग्राम से, डिवाइडेड बाय कितना कर दो 100 ग्राम कर दो। सर ये कितना हो गया, सर ये 56 इंटू 1.9, मतलब 56 का ऑलमोस्ट डबल, 112 के आसपास का ऑप्शन देख लो, 112 के आसपास का ऑप्शन। ये नहीं ले सकते क्योंकि उससे कम होगा,
2 नहीं है, उससे कम है, तो 112 नहीं ले सकते, उससे थोड़ा सा कम लेंगे। तो याद रखिएगा बेटा, स्टोइकोमेट्री हो गया, स्टोइकोमेट्री के साथ प्योरिटी कॉन्सेप्ट हो गया। अब आता है आपका फेवरेट, आप हम सब का फेवरेट, यील्ड कॉन्सेप्ट। यील्ड कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई साहब जितना आप सोच रहे, यील्ड मतलब सर जो आप सोचते हो और जो आपको मिलता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, एफिशिएंसी, एक टाइप से सिंपल सी बात है, एफिशिएंसी। जैसे अभी बहुत सारे लोग मिशन 100 का स्टार्ट हुआ होगा तो टाइम टेबल बनाए होंगे कि एकदम रोज दिन 8 बजे उठ जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अभी 5 दिन के अंदर ही मिशन, हाँ पता चल गया होगा कितना ऊपर नीचे डोल रहा है। किसी का तो मैं देखता हूँ शाम को 6 बजे तक आता है कि सर इतना क्वेश्चन हुआ। फिर लगता है कि या तो हो सकता है भाई मतलब अलग लेवल पे चल रहा है, या हो सकता है कि उसकी दिनचर्या अलग हो, रूटीन अलग हो, भाई साहब ऊपर से नीचे चल रहा हो, रात में पढ़ता हो दिन में नहीं पढ़ता हो। तो हर एक का अपना अपना, लेकिन एक बात बता रहा हूं, अपना पता चल रहा होगा, एफिशिएंसी पता चल रही होगी। अभी तक कितनी क्लासेस हो गई हैं? 4 3 12 हो चुकी हैं, आज अपने पास 5वां दिन है। तुम खुद से बता सकते हो तुम्हारी एफिशिएंसी कितनी चल रही है, कितने डीपीपीज हुए, कितने क्वेश्चंस कर रहे हो, क्या किया जा रहा है, पता चलेगा। एक्चुअली बेटा यील्ड जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड जो होता है ना बेटा, सर ये क्या होता है, ये कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टोइकोमेट्री, जो आप कैलकुलेट करते हो स्टोइकोमेट्री से। जैसे आपकी लाइफ में भी होता क्या है सर, आप क्या करते हो, अपना टाइम टेबल बनाते हो एकदम भैया 8 बजे से लेकर रात के 12 1 बजे तक पढ़ने का, तो वो एक थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल यील्ड है बेटा, ये थ्योरेटिकल यील्ड है। लेकिन एक्चुअल यील्ड क्या होता है सर, वो हमें पता है ना, एक्चुअल यील्ड क्या होता है, एक्चुअली में कितना फॉलो हो पाता है सर, हमें पता है। सर एक्चुअल यील्ड 8 बजे सोचते हैं पढ़ने बैठ जाएंगे, सर 8 का 9, एक रील देखने जाते हैं 8 का 9 कब हो जाता है समझ में नहीं आता है। एक्चुअल यील्ड बेटा क्या होगा, एक्सपेरिमेंटली गिवन होगा, एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड होगा। जितना आपको एक्चुअली मिल रहा है सर, जो रियल में ऑब्जर्व हो रहा है, उसको हम लोग एक्चुअल यील्ड बोलते हैं। तुम्हें भी पता है कि भैया 100% कोई भी बात नहीं मानने वाला सर, थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज्यादा होगा। थ्योरी में पढ़ाई हम लोग ज्यादा करते हैं, होता है ना, घर वाले पूछते दिन भर पढ़ाई, हाँ पापा दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन रियल में हमें पता है अंदर ही अंदर सर, पढ़ते पढ़ते कब किसी दुनिया में खो जाते हैं हमें पता है। थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड, और इसीलिए यहां पर परसेंटेज ऑफ यील्ड निकाला जाता है। जो प्रोडक्ट बनता है ना बेटा, वो जितना आप सोच रहे हो उतना नहीं बनता, तो इसीलिए यील्ड एफिशिएंसी निकाली जाती है। एक्चुअल यील्ड जो आया हाथ में डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू क्या करना है सर, इनटू क्या करना है सर, इनटू 100 कर दो। ये क्या है, परसेंटेज यील्ड निकालने का तरीका, परसेंटेज यील्ड निकालने का तरीका। मतलब आपके हाथ में कितना आया डिवाइड बाय जो आपने सोचा था कि इतना होना चाहिए। जैसे मान लो तुम सोच रहे हो कि सर मैं 12 घंटे पढ़ाई करूंगा, सर पढ़ाई कितनी हो रही है सर 6 घंटे, ना चलो अच्छा इज्जत दे देते भाई 9 घंटे, चलो हटाओ यार तुम भी क्या करोगे, हाँ थोड़ा सा इज्जत और क्या, अभी शुरुआत हुआ है बैच का, हाँ 9 घंटे तो देख लो। तब भी भैया 9 घंटे सर देख लीजिए, ये 3 तीजा 4 2, हाँ सर देख रही है सर 75% यील्ड है अपनी। तो 12 घंटे में से रियल में आप कितना पढ़ रहे हो, वही आपकी एफिशिएंसी है। अगर आपको यील्ड निकालनी है, अपनी एफिशिएंसी निकालनी है, तो बेटा इसे कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। किताब रख के बैठे रहने को यील्ड मत बोल देना कि सर हम सुबह से लेके शाम तक बैठे रहते हैं। सच्चाई ये है, सुबह से शाम बेटा हर आदमी, मतलब चाहे घर का हो चाहे कहीं बाहर का भी हो ना बेटा, सब कोई अपनी अपनी लाइफ में अपने हिसाब से काम कर रहा होता है। एक तुम ही नहीं हो जो सुबह से शाम तक बैठे हो, ठीक है ना। तो ये दुहाई मत दो, हाँ ये बोलो कि भैया हमसे बेस्ट कोई दिन यूटिलाइज नहीं कर सकता, हमसे बेहतरीन कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता, हमसे बेहतरीन कोई इस लेक्चर से या कोई इस डीपी से अच्छा नहीं कर सकता, ये होता है कॉन्फिडेंस। नहीं तो सर हम सुबह से शाम तक तो पढ़ते ही रहते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। बेटा ये सुनते सुनते ही तुम्हारे अपने वर्ड्स में तुम देख लो कितने थके हुए, कितने हारे हुए फील हो रहे हो। तुम्हें ये बोलना चाहिए कि सर मैंने जितना दिन अच्छे से पढ़ाई करी ना, मुझे नहीं लगता कि सर इस तरह की पढ़ाई किसी ने आज इंडिया में, मतलब होंगे तो गिन चुन के 20 लोग होंगे, 50 लोग होंगे। ये कॉन्फिडेंस जब आने लगेगा समझ जाओ जीत के लिए तैयार हो। ना तो ऐसा समझ रहे हैं पढ़ते तो पूरा है सर, ऐसे ऐसे आंख निकाल रहा, ओहो। और कितने बच्चे तो ऐसे बात कर रहे थे, पापा पूरा पढ़ाई चल रहा, आंख लाल है, पूरी पढ़ाई चल रहा। अरे भाई तुम्हारे पता चल रहा है एटीट्यूड से, यही एटीट्यूड सही करना है, कोशिश करना भाई साहब। एक्चुअल यील्ड जो होना चाहिए वो एफिशिएंसी 100% तो नहीं हो सकती, ऑब्वियस है तुम मशीन नहीं हो, लेकिन कोशिश तो कर लेना। एक्चुअल यील्ड भी निकालना हो ना तो बेटा एक्चुअल यील्ड का भी अगर मान लो कहीं कहीं उल्टा दिया है कि आपको
थ्योरेटिकल इल्ड पता चल गई, एक्चुअल इल्ड की वैल्यू निकालनी है तो थ्योरेटिकल इल्ड को किससे मल्टीप्लाई कर देना, परसेंटेज इल्ड डिवाइडेड बाई 100 से। तो ये भी एक फॉर्मूला आप कंसीडर कर सकते हो। ऐसे ये फॉर्मूला के नाम पे कुछ ऐसा है नहीं, एक्चुअल इल्ड निकालना है डिवाइड बाई 100 कर, तो वही है, इसी फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ के उधर कर रहे हैं। मतलब जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, कोई रिएक्शन हो रही है, मैंने तुम्हें बोला कि सर ये रिएक्शन है N2 + 3H2 gives 2NH3, ये रिएक्शन दी हुई है, इसके बगल में लिखा है, बड़ा ईमानदार सा रिएक्शन है, ये खुद ही लिख दे रहा है 80% यील्ड। अब मैं तुमसे बोलूं कि बेटा अगर यहां पर 20 मोल मैंने नाइट्रोजन के लिए, तो मुझे बताओगे अमोनिया के कितने मोल्स मिलेंगे, मुझे बता दो। पहले ही क्वेश्चन में लिख दिया 80% एफिशिएंसी है मेरी सर, पहले ही बता दिया, अच्छा बच्चा था, पहले ही बता दिया कि 80% एफिशिएंसी है। सर इसका मतलब क्या होगा, अगर आप इसका 1 मोल लेते हो, 1 मोल लेते हो, यहां पर कितना बनता है 2 मोल। सर बताओगे थ्योरेटिकली कितना बनेगा, थ्योरेटिकल यील्ड कितना होगा, थ्योरेटिकली अमोनिया कितना बनना चाहिए, अमोनिया का थ्योरेटिकल यील्ड कितना होना चाहिए। सर 1 मोल से 2 मोल तो 20 से कितना हो जाएगा 20 × 2/1। स्टोइकोमेट्री से जो कैलकुलेट करते हो बेटा वो थ्योरेटिकल होता है, बट क्या रियल में उतना बनेगा। अरे सर बगल में लिखा हुआ है 80% एफिशिएंसी, एक्चुअल यील्ड अगर अमोनिया का देखेंगे सर कॉपी पे 40 मोल बनेगा, बट रियल में देखेंगे तो 40 का 80% आएगा। सर 40 का 80% मतलब 32 मोल हमारा रियल आंसर होगा। 32 मोल मेरे हाथ में आएगा। सर कॉपी पे बनने का 40 मोल बनेगा, लेकिन रियल में किसी लैब में जाओगे तो उसमें कितना बनेगा 32 मोल एफिशिएंसी। अच्छा कोई बोले सर ऐसा थोड़ी ना, रिएक्शन थोड़ी ना इमोशनल होता है। बेटा मशीन्स में होता है ना, रिएक्शन तुम्हारी तरह इमोशनल नहीं है, लेकिन मशीन में क्या होता है, हर एक मशीन की अपनी एक एफिशिएंसी होती है। जब मशीन चलता है तो ऑब्वियस है जितना डालते हो उतना ही थोड़ा पूरा प्रोडक्ट बनता है, तभी तो कचरा निकलता है ना हमारे यहाँ, मतलब मशीन से भी, सीवेज से। तो क्या होता है, उतना एफिशिएंसी उतनी होती नहीं हमारे यहाँ मशीन की। 100% ये तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। जो थर्मल पावर प्लांट्स है, जो मतलब जिससे पूरी दुनिया का आज के टाइम पे हम कोयले से जो जितनी बिजली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी 40% है, 40% एफिशिएंसी है, बस याद रखो। तो भैया 80% तो बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, ध्यान से देख लो। ऐसा भी उल्टा भी हो सकता है, अगर ऐसा भी क्वेश्चन दे दे सर, ऐसा भी दे दे कि सर यूजिंग 20 moles ऑफ नाइट्रोजन in Haber's process, if we get 20 moles of ammonia as product, what will be the efficiency of percentage yield of रिएक्शन। एफिशिएंसी बता दो रिएक्शन का। अब तुम फिर से कंफ्यूज, सर ये कैसे भैया, 20 मोल फिर से दिया है, ये देख सर 20 मोल फिर से दिया है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन का रिएक्शन हैबर्स प्रोसेस, बेटा इसी को बोलते हैं। सर 1 मोल से कितना बनता है 2 मोल। सर 20 मोल से कितना बनेगा, अभी जस्ट कैलकुलेट किया है, 20 मोल से ये कितना मोल बनेगा। सर थ्योरेटिकली देखोगे तो थ्योरेटिकल यील्ड कितना होगा, थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ अमोनिया कितना बताया गया है। सर दिख रहा है कि सर 40 मोल होगा, लेकिन सर एक्चुअल में कितना दिया गया है, एक्चुअल यील्ड कितनी है तुम्हारी। सर एक्चुअल यील्ड रिएक्शन में अमोनिया का कितना बोल रहा है, सर 20 मोल बोल रहा है। अब परसेंटेज यील्ड कोई बोले तो परसेंटेज यील्ड बेटा कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज यील्ड देख लो 20 अपॉन सर कितना कर दे 40 इंटू 100 कर दे, 20 अपॉन 40 ये देख लो। सर परसेंटेज यील्ड कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा, परसेंटेज यील्ड कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा, तो परसेंटेज यील्ड इतना निकल जाएगा, 50% आ जाएगा। तो ये यील्ड का परसेंटेज होता है। यील्ड कॉन्सेप्ट देख लीजिए, बाय यूजिंग 20 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन हैबर्स प्रोसेस, आप ऐसा निकाल सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं, डन हो जाएगा। तो यील्ड कॉन्सेप्ट इसको बोला जाता है, यील्ड कॉन्सेप्ट इसको बोला जाता है कि ये मेरा यील्ड कॉन्सेप्ट होगा, थ्योरेटिकल यील्ड ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड हो जाएगा। ये देखो ये रिएक्शन हो रहा है, 300 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन रिएक्शन
कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन करता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। अब रिएक्शन कुछ कुछ रिएक्शन बेटा लिखने आना चाहिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा प्लस H2O प्लस CO2। H2CO3 स्टेबल नहीं होता, कार्बोनिक एसिड स्टेबल नहीं होता, इसीलिए H2O प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। सोचो सर आपका 300 ग्राम ये दिया हुआ है, सर 100 ग्राम से बताओगे कैल्शियम सल्फेट कितना बनता है, स्टैंडर्ड देख लो। 100 ग्राम से कैल्शियम सल्फेट कितना बनेगा, 40 प्लस 32 72, सर 72 प्लस 64, 72 प्लस 64 कितना हो जाएगा सर 136। सर 100 ग्राम से ये कितना बनता है 136 ग्राम। क्वेश्चन में देख लो 100 ग्राम से वो कितना बनेगा 136 ग्राम। क्वेश्चन में ये गिवन है, तुम्हें क्वेश्चन में ये गिवन है, मुझे बताओगे थ्योरेटिकल यील्ड कितना होगा, थ्योरेटिकली कैल्शियम सल्फेट कितना बनेगा, थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ कैल्शियम सल्फेट बेटा कितना बनेगा। सर इसका मास निकालना, थ्योरेटिकली स्टोइकोमेट्री से कितना बनेगा, 300 ग्राम से कितना बन जाएगा सर 300 इंटू 136 डिवाइडेड बाई 100। सर ये देख लो 3 इंटू 136 बना, 3 इंटू 136 ग्राम बना, 3 इंटू 136 ग्राम बना। अब देख लेना ऐसे क्वेश्चन को बेटा ध्यान से सुनना, 3 इंटू 136 ग्राम बना। अब जैसे ही तुमसे बोला गया थ्योरेटिकल यील्ड दे दिया गया, अब मुझसे बोला गया सर एक्चुअल यील्ड कितना है, क्या एक्चुअल यील्ड ज्यादा है या कम है। सर एक्चुअल यील्ड कैल्शियम सल्फेट का कम है। सर कितना हो गया 272 ग्राम। परसेंटेज यील्ड निकालना है, परसेंटेज यील्ड कैसे निकलेगा, तो सर एक्चुअल डिवाइडेड बाय सर थ्योरेटिकल, एक्चुअल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल, ये देख लो सर ये कितना हो गया 2, सर ये 200/3 आ गया। परसेंटेज यील्ड निकालोगे 66.67% आ जाएगा, 66.67% आ जाएगा, तो ये परसेंटेज यील्ड हो जाएगी, 66.67% परसेंटेज यील्ड हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें कर लो, यील्ड का परसेंटेज निकालना है। इस रिएक्शन में देखो बेटा, अगर 20 मोल ए का रिएक्ट कर रहा है तो सी के कितने मोल्स बनेंगे, अगर यील्ड की एफिशिएंसी दी हुई है। मुझे दिख रहा है कि 2 मोल है, 2 मोल से कितना बनता है 3 मोल, तो 20 मोल से थ्योरेटिकली देखोगे तो कितना बनेगा। सर थ्योरेटिकल यील्ड निकालना है भाई साहब, थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ सी निकालना हो, थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ सी, तो ये कितना हो जाएगा सर 20 इंटू 3/2। सर ये कितना हो जाएगा 30 मोल्स हो जाएगा, 30 मोल्स हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में कितना बनेगा, सर गलती से भी आंसर 30 मत मार्क कर देना, सर बगल में एफिशिएंसी दी हुई है, एक्चुअल यील्ड ऑफ, सर एक्चुअल यील्ड ऑफ सर सी कितना हो जाएगा, 30 का कितना ले ले 80% ले ले, 30 का कितना ले ले 80% ले ले, दैट विल बी 24 मोल हो जाएगा, दैट विल बी 24 मोल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 24 मोल हो जाएगा, तो 30 का 24 मोल कर लो। सर आंसर कितना आएगा 24 मोल। आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है बेटा, आज के टाइम पे आपको ऑर्गेनिक भी पता है, आपको भी ऑर्गेनिक से पता है कि इसका 1 मोल लेके चले हैं बेंजीन का, तो ऑब्वियस है अगर 100% एफिशिएंसी होगी तो 1 ही मोल मिलना चाहिए। लेकिन ध्यान सुनना, आपको 1 मोल अगर इसका लेके चल रहे हो, रिएक्शन देखो बेटा, बेंजीन से फिनॉल की प्रिपरेशन हो रही है, बेंजीन से फिनॉल की प्रिपरेशन है, नॉर्मल ओलियम से रिएक्शन कराया गया है, सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, फिर अपने पास NaOH से रिप्लेसमेंट चल रहा है। सर परसेंटेज यील्ड पहले वाले का अगर 1 मोल लेके चलते, देखो इस रिएक्शन को लेके चलो, इसका 1 मोल लिया, सर यहां से जब ओलियम आएगा, ओलियम आएगा सर ओलियम के केस में, ओलियम के केस में ध्यान देखिएगा, ओलियम के केस में सर 1 मोल है, 1 मोल थ्योरेटिकली कितना होना चाहिए, थ्योरेटिकल यील्ड कितना होना चाहिए, थ्योरेटिकल यील्ड कितना होना चाहिए सर 1 मोल होना चाहिए। बट एक्चुअल में कितना बनेगा, तो सर एक्चुअल यील्ड कितना होगा, सर एक्चुअल यील्ड हो जाएगा सर 1 मोल का 60%, दैट इज 0.6 मोल। कैसे सर, पहले वाली रिएक्शन का कितना है यील्ड 60%। अब इसका देख लो, अब फिर ये रिएक्शन करने आया, सर आपने पास सल्फोनिक एसिड रिएक्शन करने आया, किसके साथ NaOH के साथ, ये एक्सेस में है, NaOH एक्सेस में है, तो भैया इससे रिएक्शन बन गया सर फिनॉल बन गया, सर ये क्या बन गया फिनॉल बन गया। देख लो सर इसके कितने मोल हैं 0.6 मोल। थ्योरेटिकली बनने कितने चाहिए थे सर,
थ्योरेटिकल यील्ड कितना होना चाहिए था? 0.6 मोल। बट एक्चुअल में कितना होगा सर? एक्चुअल में कितना होगा? एक्चुअल यील्ड इसका कितना आएगा? थ्योरेटिकल यील्ड अलग आ रहा है, एक्चुअल यील्ड कितना आएगा? 0.3 मोल। एक्चुअल यील्ड कितना आएगा बेटा? क्योंकि सेकेंड रिएक्शन की एफिशिएंसी कितनी दी है? 50%। जितना आना चाहिए उसका आधा आएगा, तो 0.3 मोल आ जाएगा। 0.3 मोल आ जाएगा। एक्चुअल यील्ड कितना हो जाएगा? 0.3 मोल हो जाएगा। अब तुम सोचो, तुम चले कितने से थे? चले कितने से थे? 1 मोल से चले हुए थे। तुम चले कितने से थे? 1 मोल से। आ कितना रहा है? 0.3। परसेंटेज यील्ड अगर ओवरऑल रिएक्शन का कोई निकाले, ऑफ ओवरऑल रिएक्शन बेटा, अगर ओवरऑल रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड निकाला जाए तो वो किसके बराबर होगा? सर वो चले कहां से थे? सर 0.31 इंटू 100। सर कितना हो गया? ओवरऑल परसेंटेज यील्ड इस रिएक्शन का निकाला जाए तो किसके बराबर होगा? 30%। क्योंकि आप 1 मोल से चले थे, एंड तक आते आते आना तो चाहिए था 1 ही मोल, ऑब्वियस है बेंजीन का 1 मोल। सर कार्बन अपने पास बैलेंस रहना चाहिए था, बट मिला कितना? एक्चुअली आपको कितना मिला? बाकी कोई कहां चला गया? उड़ नहीं गया बेटा, वो बाकी एफिशिएंसी बेकार थी तो किसी और फॉर्म में या यूज नहीं हो पाया, तो अलग अलग स्टेज पे कट होता गया। तो देख लो, बना सकते हो। तो ये हमारे पास यील्ड का कॉन्सेप्ट होता है, जहां पर प्रोडक्ट अलग अलग मिल जाते हैं। डन हो जाएगा सब। अब आते बेटा स्टोइकोमेट्री का लास्ट कॉन्सेप्ट, या स्टोइकोमेट्री का सबसे टॉप मोस्ट कॉन्सेप्ट, जिसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट बेटा, ये कॉन्सेप्ट आता ही कब है? लिमिटिंग रिएजेंट को हम लोग शॉर्टकट में LR बोलते हैं, LR शॉर्टकट में बोलेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है? ये कॉन्सेप्ट लगता ही कब है? ये कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड, कॉन्सेप्ट ऑफ LR, कॉन्सेप्ट ऑफ LR इज अप्लाइड। ये लगता ही कब है? सर याद रखिएगा, व्हेन quantity of more than one reactant is given in the question। जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट की क्वांटिटी दे दी जाती है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट की क्वांटिटी दे दी जाती है, उस टाइम पर हम बोल देते हैं कि उस टाइम पर क्या लगता है? कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट बेटा ये कहता है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट ये कहता है कि सर जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? कि भैया लिमिटिंग रिएक्टेंट को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो, लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये पता है कौन सा रिएक्टेंट होता है? सर इट इज दैट रिएक्टेंट which will be completely utilized या फिर used, completely consumed, that reactant which will be completely utilized or consumed during the reaction। फर्स्ट बोलो, ऑब्वियस यही खत्म होगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या करता है? डिसाइड्स द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ये डिसाइड करता है कितना क्वांटिटी प्रोडक्ट का बनेगा। डिसाइड्स द क्वांटिटी ऑफ अदर रिएक्टेंट्स लेफ्ट, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स अनयूज्ड, कितना अनयूज्ड रह गया, अनरिएक्टेड रह गया। ये सब कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट बेटा आपको ये डिसाइड करता है। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट है जो सबसे पहले रिएक्शन में 100% कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। सर लिमिटिंग रिएजेंट का जुड़वा भाई होता है एक्सेस रिएक्टेंट। कुछ ऐसे रिएक्टेंट भी होते हैं जो बेचारे, अब लिमिटिंग रिएक्टेंट तो 2 लोग हैं तो उसमें से एक ही होगा, तो एक्सेस रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? सर दैट दोज रिएक्टेंट्स which are not completely consumed, जो जहां भाई साहब कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होते हैं, नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये भैया रिएक्शन में बच जाते हैं, इनकी रिएक्शन में बच जाता है, अपना रिएक्शन नहीं कर पाते।
लिमिटिंग रिएक्टेंट बेटा पहचानने का आज के टाइम पर सिंपल था, क्योंकि अब भाई ज्यादा इधर उधर भटकने का चांस नहीं है, तो आप सिंपल सा एक तरीका याद रखिएगा सर, शॉर्टकट टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट, शॉर्टकट टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। भैया आप आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट को, तो आपको बस ये ध्यान रखना है सर, सबसे पहले सर मोल्स ऑफ, सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ध्यान सुनिएगा, पहले स्टेप 1 लिख देता हूं, स्टेप 1 कैलकुलेट, कैलकुलेट रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गिवन। आप मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गिवन है, जो भी रिएक्टेंट का, डिवाइडेड बाय, ये रेशियो कैलकुलेट कीजिएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ, स्टोइकोमेट्रिक, एग्जाम हॉल में बहुत फास्ट हो जाएगा। अब मोल्स तो कैलकुलेट करने आता है ना भाई, उस रिएक्टेंट का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना, इस रेशियो को कैलकुलेट करना। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ दिस फॉर, कैलकुलेट रेशियो ऑफ दिस फॉर ईच गिवन रिएक्टेंट्स, हर रिएक्टेंट के लिए कैलकुलेट कर लो, उसके गिवन मोल्स डिवाइड बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर लो। सर याद रखिएगा स्टेप 2 में, रिएक्टेंट हैविंग लोएस्ट रेशियो, लोएस्ट रेशियो वैल्यू, उसी को क्या बोल देंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। वही क्या कहलाएगा बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। भाई साहब अभी लंबा मेथड करने का एग्जाम हॉल में टाइम नहीं है, तो हमें एक सिंपल सा शॉर्टकट याद रखिएगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आपको मोल्स में कन्वर्ट करने आता है, मास दिया हो चाहे वॉल्यूम दिया हो बेटा, मोल्स में कन्वर्ट करने आता है, बस उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो और भैया स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके चेक कर लो, जिसकी वैल्यू कम आ रही है वही क्या हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। और लिमिटिंग रिएजेंट, जैसे मान लो ये रिएक्शन दिया, सर आपको दिया हुआ हो फॉर दिस रिएक्शन, फॉर द गिवन रिएक्शन, फॉर द गिवन रिएक्शन, फॉर द गिवन रिएक्शन कैलकुलेट द मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड व्हेन सर 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ, तो एग्जाम हॉल में बेटा अब देखो कैसे टाइम सेव करना है, कोई लंबा चौड़ा मेथड नहीं, चुपचाप ऐसे देखो साइड में, चुपचाप क्वेश्चन के बगल में लिखा हुआ क्वेश्चन आएगा, तो चुपचाप यहां पर इसका मोल्स निकाल दो। सर 14/28 कितना मोल्स हो गया, 0.5। चुपचाप इसका मोल्स निकाल दो, 6/2 कितना मोल हो गया, 3 मोल हो गया। अब तुम्हें पता है कैलकुलेशन से अंदर ही अंदर कैलकुलेट कर लो। सर नाइट्रोजन के लिए रेशियो निकालने जाओगे, अब मैं ये लिख रहा हूं बेटा, एग्जाम हॉल में लिखने की भी जरूरत नहीं है कि नाइट्रोजन का कितना होगा, सर इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। सर हाइड्रोजन का कितना होगा, सर 3 मोल्स डिवाइड बाई 3 कितना हो गया, 1। किसकी वैल्यू लोएस्ट है, कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। अब ये जो मैंने ऐसे लिखा, एग्जाम हॉल में ये लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आंखों ही आंखों में ये सब रेशियो निकल जाना चाहिए। 0.5 डिवाइड बाई 1 0.5, 6, 3 डिवाइड बाई 3 1 हो गया। सबसे छोटी वैल्यू कौन है, सर नाइट्रोजन की। लिमिटिंग रिएजेंट कौन आ गया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन डिसाइड करेगा अब कि अमोनिया कितना बनेगा, और ये क्या हो गया, जो बच गया वो एक्सेस रिएक्टेंट होगा। अब लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि भैया कौन कितना रिएक्ट करेगा, कौन कितना बनेगा। देख लो, जैसे लिमिटिंग रिएजेंट अब डिसाइड करेगा, ये देख लो भैया, रिएक्शन एकदम जज्बात बदल जाएंगे, ये देख लो। सर अब आप इसको लेके डिसाइड करो, 14 ग्राम, अब आपको 2 रिएक्टेंट है तो उसमें से एक ही गिवन है, अब एक ही गिवन। सर ये देख लीजिए, आपको पता है 28 ग्राम के लिए कितना रिएक्ट होता है, 6 ग्राम, और इसके कितने बनते हैं, 2 मोल। मुझे इतना बता दोगे इसके लिए कितना ग्राम रिएक्ट करेगा और इससे कितना मोल प्रोड्यूस होगा। कोई बोले सर आप हाइड्रोजन को नहीं ले रहे, बेटा हाइड्रोजन अनरिएक्टेड बच जाएगा, देख लो ना। सर हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड बताओगे, शायद दिख रहा हो, 14 × 6
डिवाइड बाई 28, ऐसे तो डायरेक्ट ही हम लोग कर सकते थे 3 मोल्स, डायरेक्ट ही हम लोग कर सकते थे 14 इंटू 6 डिवाइड बाई 28, 3 हो जाएगा। सर यहां पर अगर हम बात करें मास ऑफ अमोनिया की, तो मास ऑफ अमोनिया रिएक्टेड बता सकते हो, मास ऑफ अमोनिया रिएक्टेड क्या होगा सर? मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, क्योंकि हमें यही निकालना था। सर आंसर आ जाएगा डायरेक्ट भी 14 इंटू 2, क्योंकि आपने आधा किया है तो यहां पर आधा ही होना है, लेकिन वही है, मैंने जानबूझ के इसका 3 ग्राम, सॉरी, ठीक है, देख लो हो जाएगा। अब ये डिसाइड कर रहा है कि हाइड्रोजन कितना रिएक्ट करेगा, अमोनिया कितना प्रोड्यूस करेगा। कोई पूछेगा तो हाइड्रोजन अनरिएक्टेड कितना बचा बेटा, एक्सेस में है तो एक्सेस में अनरिएक्टेड कितना बचा? सर 6 ग्राम में से 3 ही ग्राम रिएक्ट हुआ, 3 ग्राम क्या हुआ, हाइड्रोजन क्या हुआ सर, अनरिएक्टेड बचा है। हाइड्रोजन इज अ एक्सेस रिएक्टेंट। निकालने का सिंपल सा शॉर्टकट तरीका देख लो, लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे आइडेंटिफाई करते। लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करने का बेटा शॉर्टकट याद रखो, आप मोल्स का रेशियो डिवाइड बाय देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट निकाल लो। अगर मास दिया है चाहे वॉल्यूम दिया है, मोल्स में कन्वर्ट करने आता है, रेशियो निकालो, जिसकी वैल्यू सबसे छोटी वही लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो बच गया वो एक्सेस रिएक्टेंट। अब वो डिसाइड करेगा कितना ये रिएक्ट करेगा, कितना ये बनेगा। ठीक है, डन। लिमिटिंग रिएक्टेंट किसको बोलते हैं बेटा, लिमिटिंग रिएक्टेंट किसको बोलते हैं? देख ले भाई, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो है जो रिएक्शन में कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है, जो रिएक्शन में कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है, रिएक्शन में कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन बेटा आपको भी पता है, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हैं। अब एग्जाम हॉल में मैं भैया टाइम इधर उधर नहीं लगाऊंगा, ये देख लो, मुझे यहीं पर दिख रहा है, इसके कितने मोल दिख रहे हैं, 5 मोल दिख रहे हैं, इसके कितने मोल दिख रहे हैं। अब कोई बोले सर आप ऐसे लिख लिख के कैलकुलेशन कीजिए, भैया टाइम मत वेस्ट करना। एग्जाम हॉल में बार बार बोल रहा हूं 180 मिनट और 18 लाख लोगों को कम से कम साइड करना है। अगर 19 लाख लोग फॉर्म भरते हैं तो 180 मिनट में 18 लाख लोग, मतलब हर 1 मिनट में सोच लो कितने लोग बाहर हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं। सर उस इमेजिनेशन को सोचो और तब उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो। तो याद रखिएगा सर 10 ग्राम हाइड्रोजन, अब तुम सोचो सर ऐसे लिखा कीजिए, ऐसे मत किया कीजिए, ये ऐसे लिखिए, बेटा मैं नहीं लिखूंगा। अब मैं एग्जाम हॉल में खुद ही कैलकुलेट, अंदर ही अंदर देखो 5/2 स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बेटा कितना आ जाएगा हाइड्रोजन के लिए, मैं लिख देता हूं। लेकिन भैया ये कैलकुलेशन बेटा अगर नहीं कर पा रहे तो अब तो भाई क्या ही बोलूं मैं। O2 के लिए देख लो सर, O2 के 2 मोल डिवाइड बाई 1, सबसे छोटी वैल्यू कौन है सर, ये है ऑक्सीजन विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट, ऑक्सीजन विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। ऑक्सीजन डिसाइड करेगा सर, ऑक्सीजन डिसाइड करेगा कि भाई साहब हाइड्रोजन कितना रिएक्ट करेगा और ये कितना, ये कितना, ये हाइड्रोजन डिसाइड करे, सॉरी ऑक्सीजन डिसाइड करेगा कितना मोल्स ये बनेगा। सर यहां पर आप ये भी निकाल सकते हो कितना हाइड्रोजन रिएक्ट किया। सर एग्जाम हॉल में देख लो, ये 32 ग्राम है, ये कितना है 4 ग्राम, ये कितना है सर 2 मोल है। सर ये मोल में क्यों, क्योंकि मोल चाहिए। अब तुम खुद से बता दो सर, पहली बात ये डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट ये है, एक्सेस रिएक्टेंट ये है, ER कौन हो गया। अब बेटा ये जो मैं लिख रहा हूं कर रहा हूं ये तुम्हारा काम है, अब तुम्हें अटेम्प्ट करना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर रहा था, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से तुम खुद बता दो क्या बनेगा। सर मुझे यह बता दीजिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या बनेगा, किस तरह से कर सकते हैं सर, बता सकते हो कैसा बनेगा। मुझे यह बताओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिया हुआ है। सर एक बात बताइएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट बताना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। सर पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लें, कैसे प्रोड्यूस कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस कितना होगा, 64 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 32। सर 4 मोल बनेगा पानी का, आंसर तो 4 मोल आ गया। मैं चाहूं तो यह भी बता सकता हूं कि मास ऑफ हाइड्रोजन कितना रिएक्ट हुआ होगा बेटा, हाइड्रोजन का मास कितना रिएक्ट हुआ होगा, 64 इंटू 4, 64 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 32, 8 ग्राम रिएक्ट हुआ होगा। हाइड्रोजन कितना अनरिएक्टेड होगा सर, 10 ग्राम में से 8 ग्राम ही रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन एक्सेस रिएक्टेंट है। कितना ग्राम रिएक्शन नहीं कर पाया, हाइड्रोजन का कितना ग्राम रिएक्शन नहीं कर पाया सर, 2 ग्राम हाइड्रोजन अनरिएक्टेड बचेगा। 2 ग्राम हाइड्रोजन आपके पास अनरिएक्टेड बचेगा, 2 ग्राम हाइड्रोजन आपके पास क्या बचेगा, अनरिएक्टेड बचने वाला है। 2 ग्राम हाइड्रोजन अनरिएक्टेड बचने वाला है।
देखिए सर, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें कर सकते हो, ये देखना अपने पास। अगर तुमसे बोला जा रहा है 1 मोल एल्यूमिनियम 3 मोल क्लोरीन दिया हुआ है, 1 मोल एल्यूमिनियम और 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन दिया हुआ है, 1 मोल एल्यूमिनियम एंड 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन दिया है, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट निकालो। सर लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या करेंगे, अब अंदर ही अंदर कैलकुलेट करो। 1 को स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट एल्यूमिनियम का कितना है 2, इसका कितना है 3, तो यहां पर क्या करोगे एल्यूमिनियम के लिए 1/3, यहां पर क्या करोगे 3/3। सर ये 1 आ गया, कौन सी छोटी वैल्यू है, मुझे दिख गया लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, लिमिटिंग रिएजेंट मुझे दिख गया एल्यूमिनियम होगा। सर काट दो ऑप्शंस, एलिमिनेट करो एग्जाम हॉल में। एल्यूमिनियम डिसाइड करेगा सर कितने मोल्स ऑफ AlCl3 बनेंगे, 2 मोल इसके हैं तो यहां 2 मोल बन रहा है, तो एल्यूमिनियम डिसाइड करेगा बेटा इसका 1 मोल, तो इसका कितना बनेगा सर सीधा सीधा 1 मोल बन जाएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। सर यहीं पर आंसर आ गया क्या, यहीं पर आंसर आ गया। अगर तुम्हें लगे नहीं नहीं सर मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट कौन है बेटा क्लोरीन है, एल्यूमिनियम 2 मोल कितने से रिएक्ट करता है बेटा 3 मोल से। सर 1 मोल कितने से रिएक्ट करेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, रिएक्शन कितनी होगी सर एल्यूमिनियम डिसाइड करेगा। सर 1 × 3/2 1.5 मोल होगा, 1.5 मोल होगा, 1 × 3/2 1.5 मोल होगा। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन 1.5 मोल आएगा। सर यहां पर सर कितना क्लोरीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, अनरिएक्टेड कितना रहेगा, 3 में से कितना ही रिएक्ट कर पाया, 3 में से 1.5, कितना रिएक्ट कर पाया 1.5 मोल, 3 में से कितना रिएक्ट कर पाएगा 1.5 मोल। आंसर बेटा निकाल लो, तुम्हारे ऊपर है, आप जब भी क्वेश्चन कर रहे हो उसके हिसाब से देख लो भैया कैसे कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं। 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन हैबर्स प्रोसेस, 5 मोल रिएक्ट कर रहा है हैबर्स प्रोसेस। बेटा आप देख लो, फिर से लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है बेटा, विद इन सेकेंड अटेम्प्ट करो, वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो, भूलना नहीं है। अरे ये रिकॉर्डेड लेक्चर है बट हाई लाइफ से भी इंटरेस्टिंग, खुद से डिसाइड करो कितना टाइम लगने वाला है। ये देख ले सर इसका 5 मोल मैं खटाखट अंदर ही अंदर 5/1 कर लूंगा, 10/3 कर लूंगा। सर ये देख लो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 5 आ गया। लोएस्ट कौन सा है, लिमिटिंग रिएजेंट बेटा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये डिसाइड करेगा कि सर इसके मोल्स कितने बनेंगे, इसके मोल्स कितने बनेंगे। अमोनिया के मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस कितना आएगा 10 × 2/3। सर 20/3 आ जाएगा। कितने मोल्स आ जाएंगे 20/3 मोल्स आ जाएंगे। अमोनिया के मोल्स निकाल दो। कोई बोलता कि हाई नाइट्रोजन के मोल्स बताओ कितना रिएक्ट किया, तो वो भी निकाल सकते थे तुम, वो भी निकाल सकते थे तुम। नाइट्रोजन के मोल्स कितने रिएक्ट करेंगे बेटा, नाइट्रोजन के मोल्स कितने रिएक्ट करेंगे 10 × 1/3। सर कितना रिएक्ट करेगा, सर नाइट्रोजन के मोल्स कितने अनरिएक्टेड रहेंगे, अनरिएक्टेड मोल्स कितने होंगे सर 5 - 10/3। सर 5/3 आ जाएगा। सर ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो एग्जाम हॉल में, आज ये पूछा है कल कुछ और पूछ लेगा भैया। क्वेश्चन निकालने का फटाफट क्वेश्चन देख लो। रिएक्शन बेटा कुछ कुछ चीजें अब आपसे उम्मीद करी जा रही हैं कि आप लोग थोड़ा सा, अब ऐसा तो है नहीं कि आप 10th पास करके आए हैं, तो कुछ बेसिक रिएक्शंस आप खुद से भी चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे ये रिएक्शन है तो आपको ही पता है डिस्प्लेसमेंट होगा, एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, तो ये रिएक्शन आपसे उम्मीद की जा रही है। सर देख लीजिए इसका कितना दिया है 0.5 मोल, इसका कितना दिया है 0.5 मोल, ये कितना है 0.2 मोल, ऐसे दिया हुआ है ना, ऐसे दिया हुआ है। तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, तुम्हें क्यों टाइम वेस्ट करना है, तुम्हें पता है कि सर इसको 1 से डिवाइड कर दो, इसको कितने से डिवाइड कर दो 1 से। सर दोनों के केस में लोएस्ट कौन सा आ रहा है, सर ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ये डिसाइड करेगा कि कितने मोल्स बनेंगे, तो दैट विल डिसाइड सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल डिसाइड कितने मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट बनने वाला है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसाइड करेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट कितना बनेगा, दैट विल बी 0.2 मोल। हो गया। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस निकाल सकते हो।
तीन रिएक्टेंट है, तीनों की वैल्यू दी हुई है, लिमिटिंग रिएजेंट बताना है बेटा, फटाफट बताओ, वीडियो पॉज करो, 10 सेकंड 20 सेकंड में ये क्वेश्चन होना चाहिए। सर ए के लिए कैलकुलेट करोगे 15/7, एग्जाम हॉल में देख लेना 2.1 आएगा, यही आएगा ना 1, तो 2.1 आ गया। बी की वैल्यू निकालोगे 26/13, कितना आ गया 2 आ गया। सर सी की वैल्यू निकालोगे, सी इज 30.5 डिवाइडेड बाई 15, सर ये 2.03 आ जाएगा। सर देख लो सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, इन सब में सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, बी की है। सर लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, लिमिटिंग रिएजेंट ये होगा। इन तीनों में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा, सर बी होगा। बी विल डिसाइड कि कितना बनना है कितना नहीं बनना है। सर मोल दिया है, अब जल्दी से जल्दी बताओ भाई, अब इसकी कैलकुलेशन बेटा, लिमिटिंग रिएक्टेंट की कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी, वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो, देख लीजिए क्या होता है। सर यहां पर इसके मोल्स दिए, इसके मोल्स दिए, मुझे इसको 1 से डिवाइड करना है एग्जाम हॉल में, और इसको कितने से डिवाइड करना है 6 से, तो मुझे पता चल गया इसकी वैल्यू 0.22 आ गई, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं उससे पहले पता चल रहा है कि उससे कम होगी। अब जरूरी कि एकदम भाई साहब कैलकुलेशन करना है कर लो भाई। सर 1 से करेंगे 27, 14 आ जाएगा। सर दोनों में छोटी वैल्यू कौन है, तो मैं देख के ही पता चल गया मुझे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन डिसाइड करेगा। सर 6 मोल से कितने मोल्स बन रहे हैं, 2 मोल, तो सर 0.87 मोल से कितने बनेंगे, सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया बताना है। सर ये डिसाइड करेगा कौन, हाइड्रोजन। सर 2 डिवाइडेड बाई 6, सर ये कितना आ गया, 0.29 मोल आ गया, 0.29 मोल आ गया। सर 0.29 मोल आ गया, तो ये 0.29 मोल हम लोग डिसाइड करेंगे। डन, 0.29 मोल हो जाएगा सर, श्योर है। तो ये देख ले भैया, छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एंड डी आर प्रोड्यूस्ड ऑन मिक्सिंग 5 मोल ऑफ ए, 7 मोल ऑफ बी। सर 5 मोल ए का लिया, 7 मोल बी का लिया, 3A। सर अब यहां पर तुम खुद से डिसाइड कर लो, एग्जाम हॉल में बैठे हो चुपचाप वहीं पर डिसाइड करो। ए के लिए क्या करोगे, 5/3, सर 1.67। इसके लिए क्या करोगे, 7/5, 1.4 आ गया। सर कौन सा होगा लिमिटिंग रिएजेंट, मुझे भैया बिना एग्जाम में बिना किसी पेन हिलाए आप आंसर बता सकते हो कि लिमिटिंग रिएजेंट बी हो गया। बी डिसाइड करेगा, बी डिसाइड करेगा कि सी कितना बनना है, बी डिसाइड करेगा कि सी कितना बनना है और डी कितना बनना है। देख लो यहां पर 5 मोल है, इसका कितना 7 मोल, इसका कितना, सॉरी यहां पर 9 मोल। सर इसका कितना दिया है, 7 मोल दिया है ना बी का, यही है लिमिटिंग रिएजेंट। सर सी के मोल्स निकाल दो, डी के मोल्स निकाल दो। सी के मोल्स निकालने जाओगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी 7 × 7 डिवाइड बाई, नहीं 49/5, 9.8 आ गया। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी निकालने गए, 7 × 9/5, सर 63/5, 12 पॉइंट कितना आ गया, 12.6 आ गया। तो 9.8 एंड 12.6 ये हमारा आंसर आ जाएगा। 9.8 एंड 12.6 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एंड डी प्रोड्यूस्ड ऑन मिक्सिंग दिस निकाल सकते हो, ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ये देख लो, अगर आपसे बोला जाए कि 0.30 मोल ऑफ जिंक आर एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर आप इसको ऐड कर रहे हो HCl के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0.30 मोल ऑफ जिंक आर एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेनिंग दिस। अब बेटा देख लो, फिर से तुम्हारे पास लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया, लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, और लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर भैया छोटे छोटे क्वेश्चन करते अटेम्प्ट कर सकते हो जल्दी। बस बेटा 2 क्वेश्चन और, लिमिटिंग रिएजेंट की कहानी खत्म। 1 घंटे में टारगेट था, 1 घंटे से पहले आपका लिमिटिंग रिएजेंट भी अब खत्म हो गया। सर देख लीजिए, इसको डिवाइड करोगे 1 से 0.30, इसको डिवाइड करोगे 2 से, सर इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, HCl हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको डिवाइड करो 2 से, उससे कम आएगा 0.26 से, तो लिमिटिंग रिएजेंट बेटा HCl। HCl विल डिसाइड कि सर कितने मोल्स बनेंगे हाइड्रोजन के। 2 मोल से ये कितना बन रहा है, सर 2 मोल से 1 मोल बन रहा है।
सर यहां पर अगर आपको 0.52 मोल दिया हुआ है तो यहां पर कितने मोल्स बनेंगे? सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने बन जाएंगे? 0.52 इंटू 1/2 0.26 मोल बन जाएंगे। सर ये देख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने बन जाएंगे? 0.26 मोल बन जाएंगे। तो 0.26 कितने मोल्स बन जाएंगे? 0.26 मोल। ये हो गया हाइड्रोजन का रेट, ये आ गया। सर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्ट करेगा 2HCl बनेगा। अब इसका मोल दिया है बेटा, मोल लिखने का स्टाइल देख लो। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हाइड्रोजन के बेटा? 1 है। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हाइड्रोजन के, क्लोरीन के बेटा? सर 11.2 डिवाइड बाई 22.4 0.5 है। यही है ना, 0.5 मोल है। सर सबके मोल्स दिए हुए हैं। तब सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट बताओ। तो लिमिटिंग रिएजेंट जहां तक मैं देख रहा हूं सर, इसका लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? कौन डिसाइड करेगा? सर ये लिमिटिंग रिएजेंट है क्लोरीन। डिसाइड कर लो। 0.5/1 1/1 छोटी वैल्यू ये है। सर 1 मोल से ये कितना बन रहा है? 1 मोल। ये कितना बन रहा है? 2 मोल। मुझे बताओगे 0.5 मोल से ये कितना बनेगा? 0.5 मोल से ये कितना बनेगा? 0.5 मोल से ये कितना बनेगा? सर 0.5 मोल से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकालने जाओगे, 0.5 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 1 मोल बनेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना हो जाएगा? HCl के कितने मोल्स बनेंगे? 1 मोल बनेगा क्या? 1 मोल ऑफ HCl बनेगा क्या? तो बस 1 मोल ऑफ HCl कर लो। बस बेटा लिमिटिंग रिएजेंट अब आपका फिनिश होता हुआ। आप कोई बोली सर इसमें कैसे? बेटा यहां पर देख लो, NO प्लस O2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है? NO2। तो सर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, NO प्लस O2 रिएक्ट होके क्या बना रहा है? NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये बना रहा है। अब मुझसे किसी ने बोला कि सर इसमें कैसे? अरे बेटा लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। सबसे पहले सिंपल सी बात है, इसको डिवाइड कर दो इसके मोलर मास से। नाइट्रोजन का 14 होता है, 16 इसका, तो ये कितना हो गया? 30। सर ये हो गया। इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 3.2/30। सर 0.1 हो गया। इसकी वैल्यू निकालोगे बेटा, इतना पता है 14 से डिवाइड कर दो, ये 100 हो गया। सर इसकी वैल्यू 0.14 हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट अब निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। मुझे बताओगे सर इसका कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा? इसको 2 से डिवाइड करना है, इसको 1 से डिवाइड करना है। 1 2। सर लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? सर ये हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा सर इसके कितने मोल्स बनेंगे। मास पूछ रहा है, मोल्स पूछ रहा है? मास पूछ रहा है। तो NO2 का नाइट्रोजन का 14 और 32 46 2 इंटू 46 ग्राम। सर देख लो 2 मोल से इतना बन रहा है। सर मास ऑफ NO2 बताना है। NO2 का मास कितना आ जाएगा? ये हमारा आंसर निकाल दिया जाए। सर ये हमारा आंसर निकाल दिया जाए। सर 46 इंटू 0.14 तो कितना हो जाएगा? 46 इंटू 14 डिवाइड बाई 100। 14 का 0.5 कितना आ गया? 6.44 आ जाएगा क्या? कैलकुलेट भी कर लेते हैं। 14 6 का कितना आ गया? 84। 14 4 जा 56 और 56 और 8 कितना हो गया? 64। ठीक है, यही आंसर आएगा 6.44 ग्राम। अब कैलकुलेशन जिन लोगों की दिक्कत है बेटा, अब आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान रखिएगा, मैं मोल कॉन्सेप्ट और मोल कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन, मोल कॉन्सेप्ट मैंने डे 2 पे चालू किया था। पहले दिन तो मैंने मोल नहीं पढ़ाया था। सब देख लीजिए, आज मोल कॉन्सेप्ट का अपना 5वां दिन है और आपके साथ साथ सफर कहां तक बढ़ता आ रहा है। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाला, नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन करी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चार्ज ये वो 50 चीजें सब कुछ निकाली। कंजर्वेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन करा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन करने के बाद अब सर हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन कर चुके। आइडियल गैस इक्वेशन में अलग अलग टाइप्स के लॉस देखने के बाद कल हमने चालू किया था मोल्स का एक और एप्लीकेशन, दैट इज नोन एज स्टोइकोमेट्री। और स्टोइकोमेट्री आज हम लोगों ने अलग अलग 4 ही केस होते स्टोइकोमेट्री में, एक बेसिक स्टोइकोमेट्री, एक प्योरिटी का कॉन्सेप्ट, एक यील्ड का कॉन्सेप्ट और एक लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। तो मुबारक हो, आपका स्टोइकोमेट्री भी फिनिश हो चुका है। अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो इस एनसीईआरटी में स्टोइकोमेट्री के बाद जस्ट बाद आता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी पढ़ेंगे। ट्यूसडे को नया चैप्टर चालू होगा सॉल्यूशन,
ट्यूसडे को भैया नया चैप्टर सॉल्यूशन चालू होगा, मैं अभी बोल दे रहा हूं, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, अभी बोल दे रहा हूं कि बेटा कंसंट्रेशन टर्म वहां नहीं कराऊंगा क्योंकि अभी करा रहा हूं। आज भैया फ्राइडे को अगर मैं करा रहा हूं तो भैया आप ट्यूसडे को तो उम्मीद करूंगा कि आप प्रैक्टिस करके रिवाइज करके आएंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे, ये उम्मीद कर सकता हूं। ठीक है, हाँ, तो कंसंट्रेशन टर्म बेटा इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो उधर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बैक टू बैक वही चैप्टर है, तो मैं सीधा सॉल्युबिलिटी से स्टार्ट करूंगा, वो चैप्टर याद रखना। कंसंट्रेशन टर्म्स की बात कर रहे हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है सर? ये भी मूल कॉन्सेप्ट का एक एप्लीकेशन है, और मूल कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा एप्लीकेशन जो कि किसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। कंसंट्रेशन टर्म्स यूज कहां होता है? तो सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं सॉल्यूशन के लिए। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन कैसे बनता है बेटा? सॉल्यूशन जो होता है, देखो अब अगले चैप्टर की तैयारी चालू हो चुकी है। सॉल्यूशन जो होता है इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, सॉल्यूशन जो होता है बेटा ये होमोजीनियस मिक्सचर है। तुम्हारे लिए अब चैप्टर नहीं रह गया है, याद रखना। मैं 3 चैप्टर को बेटा बार बार बोल रहा हूं, मैंने शायद अभी आप लोगों को आपके उसमें मिशन 100 का जो मिशन 100 डेज था उसमें बताया भी था, मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स रिएक्शन और सॉल्यूशन। बेटा इन दोनों चैप्टर को, इन तीनों चैप्टर को मैं एक ही मान के चलता हूं। अब एग्जाम के इतने नजदीक खड़े हो तो इनमें डिफरेंस नहीं कर सकते, मैं पहले बोल दे रहा हूं। ये 3 चैप्टर एक साथ करते, इसका कॉन्सेप्ट इधर आएगा, इसका कॉन्सेप्ट उधर जाएगा, सब एक दूसरे से इंटरमिक्स होंगे। रेडॉक्स में नॉर्मलिटी में इधर पढ़ाऊंगा तो रेडॉक्स में पूछ लूंगा, रेडॉक्स में पूछूंगा तो इधर वहां टाइट्रेशन कराऊंगा तो मोलारिटी नॉर्मलिटी सब यूज हो जाएगा, मोलारिटी नॉर्मलिटी सब यूज हो जाएगा। पहले बता रहा हूं भैया, एकदम मूड बना के चलना। अगर सिलेक्शन का मूड है तो ये मत सोचो कि सर ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो इस चैप्टर का कहानी यहीं पर खत्म। नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, मंडे को फिर से मैं टेस्ट ले लूंगा। ठीक है, अच्छा ठीक है ना, याद रखना, मंडे को फिर से टेस्ट ले लूंगा क्योंकि मैं कल ही टेस्ट लिया था, आज फिर से ले लूंगा, कल फिर से ले लूंगा मंडे को। भाई ये वो अब उस तरह से पढ़ाई मत पढ़ना कि अच्छा भैया ये तो हाँ मतलब ये चैप्टर खत्म, चलो ये चैप्टर छूट गया तो अगले चैप्टर से कर लेंगे। नहीं बेटा, अब ये छोड़ने का टाइम नहीं है, पहले बता दे रहा हूं। फिर से इसलिए क्योंकि हो सकता है कुछ नए नवेले आए सॉल्यूशन के दिन कि सर चलते हैं सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे भाई। हाँ मतलब थोड़ा सा ना जानता है भाई, ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे, एकदम मंदिर उंदिर जाके, हाँ घंटी उंटी बजा के आएंगे। उसके बाद सर पहला चैप्टर जानता है छोड़ने के लिए होता है, दूसरा चैप्टर से पढ़ाई होना चाहिए। ये सब चक्कर में मत पढ़ना भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए पहले ही बता देता हूं बेटा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में ही चैप्टर आपका धीरे धीरे अगला चैप्टर शुरू हो रहा है। सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। किसका? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, टू और मोर कंपोनेंट्स। सर एक से दो से ज्यादा लोग अगर मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन बेटा अगर 2 कंपोनेंट मिलते हैं तो बाइनरी सॉल्यूशन बनता है, 2 कंपोनेंट मिलते हैं तो बाइनरी सॉल्यूशन मिलता है। बाइनरी सॉल्यूशन बेटा बोलते हैं मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स। अगर आपके पास 2 कंपोनेंट है, मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा बाइनरी सॉल्यूशन। अगर टर्नरी सॉल्यूशन, ऐसे हमारे सिलेबस में ये सब है नहीं, टर्नरी ये सब नहीं आता। हम लोग जो अभी अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो टर्नरी नहीं, बाइनरी सॉल्यूशन पे ही बेस्ड होगा, लेकिन हाँ पढ़ लेते हैं। मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स होंगे। सर यहां पर देखोगे सर क्वाटर्नरी सॉल्यूशन भी बन सकता है। अब ये सब चीजें चलती रहेंगी, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन भी बन सकता है। मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट। अब देख लो ये क्या हो गया, मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स। 4 कंपोनेंट से अगर मिलके बन रहा है तो उसको हम लोग बोल देंगे कि भैया ये, अब देख लो सॉल्यूशन किसी भी टाइप का हो, याद रखना सॉल्यूशन कैसा भी हो, बाइनरी हो, टर्नरी हो, क्वाटर्नरी हो, सॉल्यूशन में एक फेज होता है, एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, ध्यान सुनना, एक कंपोनेंट फिक्स होता है। सॉल्वेंट क्या होता है? कोई भी सॉल्यूशन हो, इट डिसाइड्स द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अगर सॉल्यूशन लिक्विड में है तो सॉल्वेंट के कारण ही लिक्विड में आएगा, मतलब फिजिकल स्टेट डिसाइड करता है सॉल्वेंट। अब हमारे सिलेबस में बेटा बाइनरी सॉल्यूशन होता है, हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन होता है, तो इसीलिए ये जो लाइन लिखी ना बेटा मैंने, एनसीईआरटी पढ़ोगे, गो थ्रू करोगे, एनसीईआरटी में मिल जाएगी। जो लोग भी वो करना चाहते हैं, एनसीईआरटी हाईलाइटेड एनसीईआरटी में दे दूंगा मूल कॉन्सेप्ट का,
जो लोग पुराने हैं उनको पता है कहाँ मिलता है, अदरवाइज आप चाहो तो मेरे नाम पे एक व्हाट्सएप चैनल है, मैंने ही खोल रखा है, सुधांशु सर स्टडी स्क्वाड करके, आप उस पर जाके अपना चेक कर लोगे। मैं अभी आज फिर से शेयर कर दूंगा, आप वहां पे चेक करोगे आपको मिल जाएगा। वो हाईलाइटेड एनसीईआरटी में बेटा, आपको एनसीईआरटी में जब सॉल्यूशन पढ़ोगे इसी बहाने देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोल कॉन्सेप्ट का ही पढ़ो और चैप्टर किसका 12th वाले चैप्टर का ही पढ़ो, देखो पढ़ो, क्योंकि उससे बहुत जरूरत होगी, बहुत फायदा होगा। सॉल्वेंट क्या होता है, डिसाइड करता है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में जब हम बात करते हैं तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है सर, बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है, दो चीजें होती हैं। बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट को बोल दिया जाता है सॉल्वेंट और बाइनरी सॉल्यूशन में दूसरे कंपोनेंट का नाम रख दिया जाता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट याद रखना, सॉल्वेंट क्या करता है सर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एनसीईआरटी का रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं, ऐसे ए और बी से भी करते हैं बट एनसीईआरटी में सॉल्वेंट को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्यूट को बेटा सॉल्यूट को 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबसे पहली बात कि सर आइडेंटिफाई कैसे करें कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहली बात आइडेंटिफिकेशन ऑफ कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है। पहली बात सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, याद रखिएगा सर, ये ध्यान सुनिएगा, अगर देख लो सर, अगर ऐसा दिया हुआ है, ये देखना अपने पास कहीं पर कोई कंपोनेंट दिया है सर, ये देख लो, इफ बोथ कंपोनेंट्स आर इन डिफरेंट फेज, डिफरेंट फेज मतलब डिफरेंट स्टेट में है, अगर दोनों कंपोनेंट डिफरेंट फेज या डिफरेंट स्टेट में है, देन फेज ऑफ सॉल्यूशन सर या फेज ऑफ सॉल्वेंट इज डिसाइडेड बाय फेज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट कैसे डिसाइड होता है सर, फेज ऑफ सॉल्यूशन से। कैसे, ये देख लो, ए अगर गैस है और बी लिक्विड है, ध्यान देखना, ए गैस है बी लिक्विड है, तुमने क्या बना दिया सॉल्यूशन। अब तुम्हें कोई बोल दे कि सर कैसे डिसाइड करे ये सॉल्यूट है कि ये सॉल्वेंट है, तो भैया तुम सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन अगर लिक्विड फेज में है तो भैया ध्यान सुनना, सॉल्यूशन अगर लिक्विड फेज में है तुम क्या बोलते हो कि सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, जो भैया डिसाइड करता है, सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा सॉल्यूट हो जाएगा। सॉल्वेंट और सॉल्यूट डिसाइड करने का तरीका देखो सर, याद रखिएगा, सॉल्वेंट इज डिसाइडेड बाय फेज ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट फेज ऑफ सॉल्वेंट जो होगा शुड बी सिमिलर टू फेज ऑफ सॉल्यूशन, मतलब अगर सॉल्यूशन लिक्विड फेज में है तो आपका सॉल्वेंट भी लिक्विड फेज में होना चाहिए। याद रखिएगा कैसे डिसाइड किया, दोनों कंपोनेंट्स अलग अलग थे। अच्छा चलो अब देखो, कोई बोले अरे सर नहीं सर ऐसा, अगर देखो अगर इसी क्वेश्चन में ए गैस है बी लिक्विड है और अगर अब सॉल्यूशन गैसियस फेज में दे दिया मैंने, अगर अब सॉल्यूशन अगर गैसियस फेज में दे दिया तो बेटा सेम सॉल्यूशन में ये देख लो, ये क्या हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सॉल्वेंट और ये क्या हो जाएगा सॉल्यूट। तो ये छोटी मगर मोटी बात का ध्यान रखना कि भैया सॉल्यूशन का फेज देख लो, सॉल्यूशन का फेज देखो, वो डिसाइड करता है, सॉल्वेंट इज डिसाइड बाय सॉल्यूशन का फेज। सॉल्यूशन गैस में है, देखो दोनों कंपोनेंट में गैस में कौन है, दोनों कंपोनेंट में गैस में कौन है, उससे डिसाइड कर लो, उससे डिसाइड कर लो। या फिर अगर दोनों कंपोनेंट सेम हो गए, इफ बोथ कंपोनेंट्स आर, इफ बोथ कंपोनेंट्स आर in same phase या state as phase of solution, then solvent is decided by quantity present, कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है उससे डिसाइड होता है। मतलब अगर दोनों ही लिक्विड हो गया, देखो ए भी लिक्विड है
बी भी लिक्विड है और सॉल्यूशन भी लिक्विड है, सॉल्यूशन भी लिक्विड में है। अब बेटा ऊपर वाला रूल नहीं लगा सकते, अब ऊपर वाला रूल नहीं लगा सकते, ए भी लिक्विड, बी भी लिक्विड, सॉल्यूशन भी लिक्विड, तो बेटा अब ये रूल तो गया, ये तो नहीं कर सकते, तो फिर कौन बचा? देख लो अब यहां पर क्या डिसाइड करेंगे कि सर किसकी क्वांटिटी ज्यादा है। सर अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स ए के ज्यादा हैं या नंबर ऑफ मोल्स बी के ज्यादा हैं, ए के ज्यादा है, या फिर मास ऑफ ए ज्यादा है मास ऑफ बी से, या फिर वॉल्यूम ऑफ ए ज्यादा है वॉल्यूम ऑफ बी से, तो इस केस में इसको क्या बोल देंगे कि सर ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और ये क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। आपको सॉल्वेंट और सॉल्यूट फिर क्वांटिटी से डिसाइड करना पड़ेगा। उस केस में जहां पर अलग हुआ तो सॉल्वेंट कैसा होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, शुड हैव हायर क्वांटिटी, उसको क्या बोल देते हैं हम लोग बेटा, सॉल्वेंट बोल देते हैं। मोल्स देख लो या फिर मास देख लो या फिर वॉल्यूम देख लो। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट कैसे डिसाइड होता है देख लो। सॉल्यूशन बेटा देख लो कैसे बनता है। हमारे पास सॉल्वेंट को हम लोग 1 से दिखाते हैं, सॉल्यूट को हम लोग 2 से दिखाते हैं। अब देख लो पहले सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन को हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। 2 कंपोनेंट है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इन दोनों से हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, इन दोनों से हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट पहले ये डिसाइड हुआ, फिर हमारा सॉल्यूशन जब होमोजीनियस मिक्सचर हुआ तो अब हम लोग, क्योंकि बेटा अब यहां पर बार बार यूज करना है तो यहां ध्यान रखिएगा, क्या मैं सॉल्वेंट के लिए अब कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, सॉल्वेंट को हम 1 से डिसाइड करते हैं, तो यहां पर देखना बेटा ये सब चीजें बार बार यूज होंगी अभी से लेकर कल तक। गिवन मास ऑफ, हम लोग ये नोटेशन लिख रहा हूं ताकि आपको दिमाग में रहे, ये अगले चैप्टर सॉल्यूशन में भी यूज होगा, मोलर मास ऑफ, इसीलिए बोल रहा हूं बेटा सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, दूसरा चैप्टर भी। N1 लिखा है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं। N2 कह रहा हूं, V1 लिखा है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर आप कहीं भी जाते हो किसी भी जगह पर तो यहां पर सॉल्यूट के बारे में भी सेम टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये एनसीईआरटी में आपको रिप्रेजेंटेशन दिख जाएगी, N1 V1 L1 ये सब। ये देख लो W1 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि बेटा बार बार यूज होगा तो आपको पता होना चाहिए ये सब नोटेशन क्या कहता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सर N1 क्या है, N2 अरे सॉरी 2 सॉरी यार, W2 M2 N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर हम V2 की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ऐसा 2 मतलब सॉल्यूट 1 मतलब सॉल्वेंट। पहचान लिया, अब उसके बाद नोटेशन याद रखना। कहीं पर ऐसा लिखा हो बेटा तो डर मत जाना कि सर N2 लिखा है W2/M2, तो बेटा इसे डरना नहीं है, W2/M2 गिवन मास अपॉन मोलर मास। सिमिलरली N1 कहीं लिखा है W1/M1, तो ऐसे नहीं कि बेहोश हो गए कि सर ये क्या चीज होती है, सर 1 से 1 काट सकते हैं क्या, 2 से 2 काट सकते हैं क्या, नहीं। ये सिंपल सी बात है, ये क्या बता रहा है, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या बता रहा है, सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भैया आपके पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़े उससे पहले बेसिक चीज की कॉन्सेंट्रेशन टर्म बेटा हम निकालते किसके लिए, सॉल्यूशंस के लिए। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं और वहां पर सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। जनरली लोग सॉल्यूट का मतलब लेस क्वांटिटी, सॉल्वेंट का मतलब हायर क्वांटिटी, बट वो कॉन्सेप्ट कहां लगता है, जब आप सेम फेज में होते हो। अदरवाइज आप सॉलिड और सॉल्वेंट पहचानने का तरीका समझ चुके हो कि ऐसे किया जाता है। अब देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट बेटा पहचानने का या कॉन्सेंट्रेशन टर्म रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग। अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहला तरीका जो हम लोग पढ़ते हैं, जो कि ऑलरेडी आपने किया हुआ है, वो होता है परसेंटेज टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में परसेंटेज टर्म्स आता है, जो कि ऑलरेडी आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया है, लेकिन बस उसका मीनिंग डिकोड आज मुझे कराना है। परसेंटेज टर्म्स आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, कौन सा, सबसे पहले आ जाइए मास परसेंटेज। अगर मास परसेंट निकालना है, W/W लिखना है, या फिर कहीं क्वेश्चन में बाई मास लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा अगर सॉल्यूशन में देख लो W/W, अगर मैं बोल दूं मास परसेंटेज सॉल्यूट का निकालना है तो कैसे निकलता है बेटा, सर किसी का भी परसेंटेज निकालना होता है तो अपना मास डिवाइड बाई टोटल मास इनटू 100।
सर मास परसेंटेज ऑफ, अगर आपको सॉल्वेंट निकालना है तो वो कैसे निकालोगे आप? सर अपना मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। इंटू क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। तो मास परसेंटेज W/W, मास परसेंटेज निकालना हो तो आपको ऐसे निकालना है। मास परसेंटेज निकालना है तो आप ऐसे निकालोगे, फॉर्मूला में पुट करो अपना मास। ये बेटा फॉर्मूला कहां कराया था? जो लोग भूल गए, परसेंटेज कंपोजिशन, जाके पेज पलटो, परसेंटेज कंपोजिशन के नोट्स में जाके देखो, फॉर्मूला लिखवाया था। बस वहां पर भाई मास का परसेंटेज, अपना मास डिवाइड। सर ये अगर कहीं क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ, बस बेटा एग्जाम हॉल में ना ये देख लेना 10% NaOH, बगल में ऐसा लिखा है W/W, सर एक्वस सॉल्यूशन। अगर ऐसा लिखा है ना तो इसका मीनिंग डिकोड कर लेना बेटा, क्योंकि देखो कभी कभी एग्जाम हॉल में क्वांटिटी देने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। एग्जाम हॉल में क्वांटिटी देने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जैसे ये देख लो, ये क्या बता रहा है? 10% NaOH, मतलब अगर आप ध्यान से देखो 10% NaOH मास बाई मास एक्वस सॉल्यूशन, मतलब पानी का सॉल्यूशन। एक्वस मतलब बेटा पानी का सॉल्यूशन है ना। तो पानी के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बता रहा है कि 10 ग्राम NaOH है। 10 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन, देख लीजिएगा, 10 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 100 ग्राम में यही 10 ग्राम मिल जाएगा। तो मास परसेंटेज मीनिंग पता चल रहा है। मास परसेंटेज का मीनिंग कैसे होता है पता चलेगा। मास परसेंटेज बाई मास कैसे निकालते हैं, हो जाएगा। तो 10 ग्राम NaOH एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है 10 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 10 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा। परसेंटेज टर्म्स का मतलब जान जाओ, परसेंटेज टर्म्स का मतलब जान जाओ। सर अगर परसेंटेज के बदले यहां पर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम लिखा होता, V/V, या फिर परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज लिखा होता, ठीक है सर, या फिर बाई वॉल्यूम लिखा होता, तो इसको क्या मीनिंग करते हैं देख लो। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम या परसेंटेज वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम परसेंटेज अगर लिखा होता तो क्या लिखते? बाई वॉल्यूम लिखते तो क्या लिखते? सर ये बताएंगे। V/V, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम अगर हम सॉल्यूट का लेंगे तो कैसे लेंगे? सर ये होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, सर वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम। सर वॉल्यूम का रेशियो लेना है तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कर लो, क्या दिक्कत है? सर अपना वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल इनटू 100। सर परसेंटेज के लिए तो क्या सोचना है? परसेंटेज तो 9 10 से निकालते आ रहे हैं। परसेंटेज तो भैया अपना वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, V टोटल इनटू क्या कर दो 100। सर यहां देख लो, अगर यहां पर सेम चीज लिखी होती 10% NaOH V/V लिखा होता बेटा, तो ये अगर सेम चीज यहां पर W/W के बदले अगर V/V लिखा होता तो इसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर V/V लिखा हुआ है इसके बदले 10% V/V लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर देख लो, सर 10 ml ऑफ NaOH, 10 ml NaOH, 10 ml NaOH is present in 10 ml NaOH is present in, सर 10 ml NaOH प्रेजेंट है कितने में? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मीनिंग देख लो, यहां 10 ग्राम 100 ग्राम, यहां पर 10 ml 100 ml। याद रखिएगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मास बाई मास, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों का फॉर्मूला सिमिलर है, यहां पे मास बाई मास, यहां वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। सर ये निकालने का मतलब मास का परसेंटेज निकाल रहे, मास का परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू टोटल मास, मास पर वॉल्यूम का परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम। तो ये चीज निकाल सकते हो क्या? ये चीज निकाल सकते हो क्या? अगर तुमसे बोला जाए मास बाई वॉल्यूम, याद रखिएगा ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बार बार पूछा जाएगा। फॉर्मूला W/V, मास बाई वॉल्यूम बोला जाए, या फिर इसी के बदले में तुम्हें वॉल्यूम बाई मास दे दिया जाए। बेटा परसेंटेज निकालना है ना जब भी, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते। कभी भी परसेंटेज निकाल रहे हो तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। जैसे तुमसे बोल दिया जाए मास बाई वॉल्यूम, अगर सॉल्यूट का निकालना है बेटा तो सॉल्यूट का मास बाई वॉल्यूम क्या होगा? सर देख लो, मास बाई वॉल्यूम सॉल्यूट का निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट, सर वो खुद ही बता रहा है मास बाई वॉल्यूम मतलब टोटल वॉल्यूम। परसेंटेज जो निकाल रहे हैं वो अलग अलग तरीके से,
अगर मास बाई वॉल्यूम अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो बेटा ये भी देख लो सर, ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम टोटल इनटू क्या हो गया 100। सर यहां पर अगर ऐसा लिखा है 10% NaOH, देख लो तीनों चारों लाइन का मीनिंग अलग अलग। और ये ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन आएगा सर आपको वो सामने वाला इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला है, अब आपको खुद ही अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। 10 ग्राम ऑफ NaOH, 10 ग्राम ऑफ NaOH is present in 10 gram of NaOH is present in 100 ml of solution. 10 ग्राम NaOH is present in 100 ml of solution. 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। 10 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर मास का परसेंटेज लिया जा रहा है किसके रिस्पेक्ट में, कैसे पता चला, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। एग्जाम हॉल में देख लो, पहले वाले में मास बाई मास था, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम था, अब मास बाई वॉल्यूम। सर यहां पर देख लो वॉल्यूम बाई मास करेंगे, अगर सॉल्यूट का करेंगे सेम चीज आ गया। तो बेटा ये कहानी है सर, ये एक सिंपल सी चीज है। यहां पर टोटल मास के रिस्पेक्ट में निकाल दो। सर यहां पर वॉल्यूम बाय मास अगर आप सॉल्वेंट का लेते हैं तो ये भी निकाल दो। सर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मास। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा बेटा, पर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन मिले बेटा आज से लिस्ट बना लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का एक पेज अलग बना लीजिए, क्योंकि वो फिर से बोल रहा हूं सॉल्यूशन में भी यूज होगा। तो भैया क्लास के बाद एक काम करिएगा, इन सबका कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का बेटा अलग से एक पेज बना लो शॉर्ट नोट्स, ताकि भैया रिवीजन करने के लिए अब अलग से मेहनत ना करनी पड़े। नोट्स बहुत तगड़ा लिखने की जरूरत नहीं सर, उतना लिखिए जितने से आपका रिवीजन हो जाए और एग्जाम हॉल में सिलेक्शन। 10 ml NaOH is present in 10 ml NaOH is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 10 ml NaOH प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। 10 ml NaOH प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो ये देख लो, तुमको मतलब ये पता होना चाहिए कि भैया इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, और V/W का मतलब क्या होता है। इन चार कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को एकदम दिमाग में बिठा लो कि ये चार कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कैसे होंगे, किस तरह से होंगे। पक्का, मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई मास, मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई मास, ऐसे कर लो। सर ये देख लीजिएगा, सर खटाखट देख लो अपने पास क्वेश्चन में परसेंटेज टर्म्स बेटा सबसे आसान कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में से एक होता है, सबसे आसान कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। परसेंटेज निकाल लिया, सिंपल सा है, परसेंटेज निकाल लो। बस ये मीनिंग डिकोड करने आना चाहिए कि मीनिंग कैसे डिकोड होता है। परसेंटेज टर्म्स के बाद, परसेंटेज टर्म्स के बाद हमारे पास आता है, ध्यान से देखिएगा, परसेंटेज टर्म्स के बाद हमारे पास आता है फ्रैक्शन टर्म्स। परसेंटेज की वैल्यू बेटा 0 से लेकर 100%। फ्रैक्शन टर्म्स की जो वैल्यू होती है सर, वैल्यू कहां से कहां लाई होती है, लाइज बिटवीन 0 से लेकर 1। फ्रैक्शन जब भी डिफाइन होता है 1 के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है। वॉल्यूम पर फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, कुछ भी लिखना हो बेटा याद रखना, फ्रैक्शन के टर्म्स देखोगे ना तो फ्रैक्शन के टर्म्स भी 3 होते हैं। फ्रैक्शन के टर्म्स भी 3 होते हैं। फ्रैक्शन के टर्म्स में अच्छी बात क्या होती है, जैसे परसेंटेज टर्म्स बेटा कभी निगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन का टर्म्स भी कभी निगेटिव नहीं हो सकता, मास कभी निगेटिव नहीं, वॉल्यूम कभी निगेटिव नहीं, तो वैसे ही फ्रैक्शन भी कभी निगेटिव नहीं होता। फ्रैक्शन के टर्म्स में भी देखोगे तो बेटा अलग अलग टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। एक होता है मास फ्रैक्शन, देख लो, अगर तुमसे मैं बोल दूं कि मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताओ तो बेटा कुछ नहीं करना, देख लो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब पता है क्या हो जाएगा। अब बेटा ये जो देख लो, इसको भी याद मत करना बैठ के, सर वॉल्यूम मास टोटल, टोटल मास मतलब सर इसको शॉर्टकट में लिख दो, टोटल मास मतलब क्या हो गया, अपना प्लस सॉल्वेंट का। अरे भैया अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास। बेटा आप अपना जब मास लेते हो, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर बोल दिया जाए, मास फ्रैक्शन ऑफ अगर सॉल्वेंट बोल दिया जाए तो बेटा वहां पर क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल। सर इसका फॉर्मूला, कोई बोले बेटा फ्रैक्शन के लिए कभी भी किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, अगर आपको लगता है तो 1 से मल्टीप्लाई कर लो। परसेंटेज के लिए सेम चीज कर रहे थे, बस वहां 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे।
यहां पर किसी से मल्टीप्लाई मत करो या फिर 1 से कर दो। देखो फॉर्मूला सिमिलर सा है, अपना मास डिवाइड बाय टोटल। अगर इंटू 100 करते परसेंटेज आता, अगर इंटू 1 कर दिया या किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया फ्रैक्शन आ गया। सर एक बात बताऊं, मास फ्रैक्शन अगर आप सम करते हो ना, फ्रैक्शन टर्म्स की अच्छी बात क्या होती है कि इनकी वैल्यू कभी 1 से ग्रेटर नहीं होगी, 0 से नीचे नहीं होगी, मतलब निगेटिव नहीं होगी। अगर आप सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का फ्रैक्शन टर्म ऐड करोगे तो फ्रैक्शन टर्म्स का सम जो होता है वो पता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। कैसे? ऐड करके देख लो। आपको ये सब चीजें याद, अब छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, इतनी बार होंगी कि अब आपको याद हो जाएगा। सर एलसीएम में ये ले लो, ऊपर क्या आ गया, यही आएगा। तो मास फ्रैक्शन का टर्म जो होता है बेटा, उनका सम क्या होता है? सर उनका सम क्या होता है? 1 होता है। अब इसी के बदले सर अगर मैं सिमिलर कॉन्सेप्ट लगा दूं किसके लिए? वॉल्यूम फ्रैक्शन का, तो वॉल्यूम फ्रैक्शन में भी बेटा सिमिलर कॉन्सेप्ट। वॉल्यूम फ्रैक्शन अगर आप सॉल्यूट का निकालते हो, वॉल्यूम फ्रैक्शन अगर आप सॉल्यूट का निकालते हो तो वहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट। सर ये इतना ज्यादा क्यों बता रहे हो? क्योंकि बेटा याद रखना, ये देख लो V2 अपॉन V1 प्लस V2। अगर आप वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी निकालते तो भी टेंशन नहीं होती। तो सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम फ्रैक्शन निकालने जाते तो दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। सर ये भी निकालने जाओगे V1 अपॉन V1 प्लस V2। सर अगेन सम कर लो, वॉल्यूम फ्रैक्शन का भी सम करोगे ना, वॉल्यूम फ्रैक्शन का भी सम करोगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट अगर आप ऐड करते हो। अच्छी बात क्या होती है फ्रैक्शन टर्म्स की कि इनका सम हमेशा क्या आता है? सर 1 के बराबर। देख लो, ऐड करना है ऐड कर लो, V1 बाई V1 प्लस V2, V2 बाई V1 प्लस V2। देख लो ऐड करके, अगर तुम्हें लग रहा हो तो ये देख लो V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। सर ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये देखो सर, आप अब ये सेम चीज बेटा याद रखिएगा। एक तीसरा टर्म बता रहा हूं, तीसरा टर्म जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, आपको एनसीईआरटी में ये टर्म देखने को मिलता है, मोल फ्रैक्शन देखने को मिलता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा काई से, प्रोनाउंस्ड एज काई। एक्स मत बोल देना, प्रोनाउंस्ड एज काई। जैसे केमिस्ट्री वाला होता है ना, केमिस्ट्री बोलते, केमिस्ट्री नहीं बोलते, वैसे ही काई बोलते इसको। सर मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्यूट का बोला जाए, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोला जाए तो बेटा इसको मैं अब लिखना चाहूं तो इसको मैं काई2 लिख सकता हूं। और काई2 का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल। तब जैसे वॉल्यूम का करना था, फ्रैक्शन का मतलब अपना डिवाइड बाय टोटल, अपना डिवाइड बाय टोटल, अपने मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, अपने मोल्स। सर मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर सॉल्वेंट बोलता तो बेटा सेम चीज आप इसके लिए भी निकालते। सर जैसे आपने यहां सब में किया एग्जैक्टली वही सेम चीज, बस इसका रिप्रेजेंटेशन देख लीजिएगा कि भैया ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड में रिप्रेजेंट करा जाता है। काई2 लिख रहा है, सर यहां देखेंगे N1 अपॉन N1 प्लस N2। यहां पर भी आप ऐड करें, अगर मोल फ्रैक्शन का सम अगर करके देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का, तो बेटा ये भी किसके बराबर आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, काई2 प्लस काई1 की वैल्यू 1 आएगी। काई2 प्लस काई1 की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। सर आप ऐड करना चाहते हो, ऐड करके मन में ना लगे तो भाई साहब ऐसे तो दो लोग बगल में प्रूफ कर दिए हैं सर N1। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ऐसे कैसे, बेटा आपको प्रूफ भी करके दे देता हूं, ये देख लो, ऐड कर लो। अब बेटा यहां पर अब प्रूफ की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए, इतना भरोसा रखो, अब एग्जाम बगल में है ना, तुम्हें एग्जाम सीबीएसई का एग्जाम देना है कि डिराइव करना है। भाई साहब रिलेशंस याद रखो। सर मोल फ्रैक्शन हो, मास फ्रैक्शन हो, कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं होता। दूसरी बात, इन सब का सम क्या होता है? 1। उससे भी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, याद रखिएगा। मास फ्रैक्शन का अगर रेशियो लेते हो, मास फ्रैक्शन का अगर रेशियो ले लो, मास फ्रैक्शन सॉल्यूट वर्सेस मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अगर इन दोनों का रेशियो लोगे ना बेटा, याद रखना मास फ्रैक्शन का रेशियो, सर मास फ्रैक्शन का रेशियो अगर आप लोगे सर W2 बाई सर दिस अपॉन दिस करोगे, मास फ्रैक्शन का रेशियो मास के रेशियो में होता है। सिमिलरली अगर वॉल्यूम फ्रैक्शन का रेशियो लेते हो आप, अगर वॉल्यूम फ्रैक्शन का रेशियो लेते हो तो वॉल्यूम फ्रैक्शन का रेशियो अगर लेते हो सर, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर आप ले रहे हो
वॉल्यूम पर फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर आप ले रहे हो तो V2/V1 का रेशियो आ जाएगा। सर देख लो, वॉल्यूम का रेशियो ही आपका आ जाएगा। सिमिलरली अगर मोल फ्रैक्शन की बात करें, मोल फ्रैक्शन Chi2/Chi1 लिख देता हूं। अब बेटा Chi2/Chi1 लोगे तो N2/N1 आ जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें याद रखना। सर ये फ्रैक्शन टर्म्स हो जाते हैं, ये फ्रैक्शन टर्म्स हैं कि भैया फ्रैक्शन में अगर वैल्यू निकालनी है तो ऐसे निकल जाती है। परसेंटेज के टर्म्स बेटा अलग, फ्रैक्शन के टर्म्स बेटा अलग। सर कहने को सर एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन चार ऐसे फॉर्मूले पे फॉर्मूला हो जाएगा, बट रियल लाइफ में देखो तो बेटा इसी फॉर्मूले में मास के बदले वॉल्यूम, वॉल्यूम के बदले मोल्स डाल दिया। बस यही कहानी हमने करी है, इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसपे लगेगा अरे भाई ये तो बड़ा अलग चीज हो गया। फ्रैक्शन टर्म्स याद रखिएगा। फ्रैक्शन टर्म्स कैसे निकालते हैं सर? इनकी वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होती है, इनकी वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। मास का फ्रैक्शन, वॉल्यूम का फ्रैक्शन, मोल्स का फ्रैक्शन, इन तीनों फ्रैक्शन टर्म्स को आप निकाल सकते हैं। पक्का हो जाएगा सर। अब देखो तीसरा टर्म बेटा, आज छोटे छोटे टर्म्स पढ़ रहे हैं, पार्ट टर्म्स। पार्ट टर्म्स मतलब सर याद रखिएगा कुछ बेसिक चीजें। पार्ट टर्म्स मतलब क्या होता है? एक मिलियन होता है, मिलियन होता है बेटा 10⁶। 1 बिलियन होता है, 1 बिलियन इज इक्वल्स टू 10⁹। 1 ट्रिलियन होता है, 1 ट्रिलियन इज इक्वल्स टू 10⁻12। अब मैंने ये क्यों बताया? क्योंकि पार्ट टर्म्स जो होता है ना, इट इज यूज्ड टू डिनोट concentration of very dilute solutions। मतलब भाई साहब, अब जैसे घर में जो पानी की टंकी देखी हो बेटा, जैसे पानी में आप ना कभी जैसे जो दिल्ली के आसपास रहते हैं जहां पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है, सुना होगा, तो वहां पर क्या होता है, जैसे अभी सुना ना कि इंदौर में ऐसा हो गया, मतलब गंदा पानी आ गया, इतने लोगों की वो हो गई। उसमें क्या होता है ना, उसमें जो पार्टिकल्स मिलते हैं, जैसे फ्लोरीन है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब जो पार्टिकल, जैसे अपने यहाँ जो पॉल्यूशन है बोलते हैं ना कि इतना PM2.6 है, हाँ पार्टिकुलेट मैटर इतना है, उसका देखोगे माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब आता है। ठीक है, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। नॉर्मल आई से हम देख भी नहीं पाते कि पीएम पॉइंट कौन से, पॉल्यूशन क्या है। बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जैसे दिल्ली उल्ली में दिख जाता है कि हाँ ये पॉल्यूशन है, बट नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं कि दिल्ली में ही सिर्फ पॉल्यूशन है। दिल्ली के अलावा भी नॉर्मल जगह पर आप देखेंगे तो वहां भी पॉल्यूशन है, वो दिखता नहीं है, नेकेड आई से नहीं दिखता, क्योंकि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं। अगर ऐसे पानी के अंदर मैं बोलूँ कि हम सबके घर में, इंडिया में सबके घर में पानी के अंदर फ्लोरीन बहुत मिलता है। शायद हम लोग इसीलिए शायद सबसे ज्यादा दांतों की प्रॉब्लम हम लोग की आती है। देखा होगा ना, कुछ लोगों के दांतों में अभी प्रॉब्लम आ जाती होगी, तुम लोग में से भी बहुत लोग, कुछ लोग देखा होगा, मम्मी पापा सब लोग, मतलब मैं भी, ऑब्वियस दांतों में क्या हो जाता है, हमारे इनामेल उतने स्ट्रांग नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम लोग के पानी में फ्लोरीन ज्यादा मिलता है। अब फ्लोरीन के साथ दिक्कत क्या है कि भैया वो पानी में मिलता तो है, लेकिन ज्यादा हो गया तो पूरा दांतों का इनामल लेयर क्या करेगा, खराब कर देगा। मतलब दांत आपके क्या हो जाएंगे, थोड़े से सेंसिटिव हो जाएंगे, या बोल सकते हैं ऊपर की जो लेयर जो सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए वो हमारी वीक हो जाती है। ये ऐसे इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स का जो मेजरमेंट किया जाता है बेटा, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स का मेजरमेंट किया जाता है, ये मेजरमेंट किया जाता है पार्ट टर्म्स में। यहां परसेंटेज नहीं चलता, क्योंकि परसेंटेज में बेटा आप 0.001% लिखना थोड़ा अजीब सा नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर इसी के बदले अगर मैं पीपीएम लिखूंगा, पार्ट्स पर मिलियन, तो वहां पर वो ज्यादा अच्छे से दिखेगा। तो इसीलिए हम लोग वहां पर यूज करते हैं बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। पीपीएम में देखोगे तो यहां पर भी 3 टर्म्स डिफाइन होते हैं, ध्यान देखिएगा। यहां पर भी, अब वही बोले बेटा सर फॉर्मूला ही फॉर्मूला, अरे भैया इसीलिए बोला ये सारे फॉर्मूले खुद से ट्राई करो, खुद से लिखने की कोशिश करो। मैं तो बता दूंगा, अब तुम्हारा काम है उसको उसके हिसाब से लिखते चलना है बेटा। ये सब चीज, सब कोई बोले सर ये देखिए एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, बेटा एक ही है, बस इसी को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली परसेंटेज में भी एक ही था, बस लिखने का तरीका अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है। तो सिमिलरली यहां पर भी देखेंगे तो यहां पर आपके पास 3 टर्म्स आते हैं। पहला आता है पार्ट्स पर मिलियन, आता है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम आता है, पार्ट्स पर मिलियन। दूसरा टर्म आता है, ध्यान से देखिएगा, दूसरा टर्म्स आता है पार्ट्स पर बिलियन, आता है पार्ट्स पर बिलियन। क्या आता है? पीपीबी आ जाता है, पीपीबी। और तीसरा टर्म बेटा जो यूज होता है यहां पर, पार्ट्स पर ट्रिलियन होता है।
अब इनको याद करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको। मिलियन बिलियन ट्रिलियन बेटा सुना होगा ना, अभी हमारे यहाँ जो इलॉन मस्क हैं वो बिलियनर से अब ट्रिलियनर बनना चाहते हैं, ट्रिलियन में उनकी अमाउंट जाने वाली है, मतलब पैसा भाई अथाह पैसा कमाना चाहते हैं, वो कहना चाह रहे। तो भाई साहब पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन। अब जब तक जिंदगी में ट्रिलियन तक पहुंचे तब तक हम यहां तो कैलकुलेट कर लेना भाई, पता तो रहे ट्रिलियन क्या होता है। ठीक है, जैसे सुना हो ना इंडिया जो है इतना ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी चाहती है, तो वही सब चीजें। ट्रिलियन का मतलब होता है 10⁻12। देखो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब कैसे निकालते हैं। देखो अगर तुम्हें पीपीएम निकालना है, ध्यान सुनिएगा, अगर पीपीएम निकालना है मान लो ए का, किसके टर्म्स में निकालना है ये डिसाइड कर लो भाई साहब, इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास के टर्म में। तो पता है क्या लिखूंगा, देखो कितना इजी सा क्वेश्चन होता है ये। सर ये देखो ये चीज तुम कितनी बार यूज कर गए, आज तीसरी बार यूज हो रहा है। अपना मास डिवाइड बाय टोटल, अगर इंटू 100 करता परसेंटेज निकल जाता, इंटू 1 करूंगा फ्रैक्शन निकल जाएगा। पीपीएम निकालना है बेटा तो क्या करते हैं 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपको पीपीएम निकालना है ए का मास बाई मास के टर्म्स में, मैंने ऐसा क्यों लिखा मास बाई मास, क्योंकि भाई अलग अलग, अब कोई हो सकता है ना बोले नहीं सर मैं तो ए का पीपीएम निकालूंगा किसके टर्म्स में, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के टर्म्स में। तो वहां पर फॉर्मूला क्या लिखूंगा बेटा, एकदम क्लियर, वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम इंटू क्या कर दूंगा 10⁻6। कोई बोले नहीं सर मैं तो पीपीएम निकालूंगा ए का किसके टर्म्स में, अब ऐसे मजे लेने लगे कोई कि सर मैं मास बाई वॉल्यूम के टर्म्स में निकालूंगा, तो निकाल दे भैया, मास ऑफ ए डिवाइड बाई वी टोटल इंटू क्या कर दो, देख लो। यहां पर टोटल वॉल्यूम या टोटल मास बहुत बड़ा बात होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि यहां टोटल में ए के ऐड होने से ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। अभी क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें पता चल जाएगा। तो मिलियन का मतलब क्या है कि 10⁻6 के रिस्पेक्ट में, जैसे परसेंटेज के लिए आप क्या करते थे 100 से, तो वैसे मिलियन के लिए क्या करते हो आप 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो। सर अगर आप इसको ऐसे रहने देते तो क्या होता मास फ्रैक्शन, ऐसे रहने देते तो वॉल्यूम फ्रैक्शन। सर 100 से मल्टीप्लाई करते परसेंटेज मास बाई मास, यहां वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, लेकिन आपने 10⁻6 करा तो पीपीएम निकल गया। अब अगर कोई बोले कि सर इसमें क्या फॉर्मूला आएगा, तो बेटा यहां पर भी अब देख लो पीपीबी निकालना है, पीपीबी ऑफ ए अब किसके टर्म्स में निकालना चाहते हो, इन टर्म्स ऑफ मास बाई मास निकालना चाहते हो। तो बेटा देख लो सब कुछ सिमिलर था, इसीलिए बोल रहा हूं बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का ये आज देख लो 10 की पावर, यहां पर क्या लिख दोगे सर 10 की पावर, ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। सर ये देख लो पीपीबी अगर निकालना है ए का किसके टर्म्स में, ये देख लो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम निकाल सकते हो। सर वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइड बाई वी टोटल इंटू क्या कर दोगे 10 की पावर 9 कर दोगे। सर पीपीबी ए के टर्म्स में इन टर्म्स ऑफ मास बाई वॉल्यूम करेंगे तो मास बाई वॉल्यूम क्या होगा, मास बाई वॉल्यूम क्या होगा W ऑफ ए वी टोटल, W ऑफ ए वी टोटल इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा। तो पीपीएम पीपीबी पीपीएम पीपीबी याद रखो। अगर तुम बात करोगे पीपीटी की तो पीपीटी याद रखो, अगर पीपीटी बोल दिया अब बेटा अब तुम्हारे हाथ में ये सारे फॉर्मूले अब तुम कर खुद से लिख सकते हो। सर ये कैसे लिखोगे, सर ये देख लो ये सेम है, बस चेंज क्या कर दिया 10 की पावर यहां 12 कर दिया। अगर कोई बोले सर पार्ट्स पर ट्रिलियन ऑफ ए लिखो, किसके टर्म्स में लिख दो, सर इन टर्म्स ऑफ सर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के टर्म्स में लिख दो भैया, ये क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइड बाई वॉल्यूम टोटल इंटू क्या कर दिया 10 की पावर 12। पीपीटी कर दिया किसके टर्म्स में, ए के, इन टर्म्स ऑफ मास बाई वॉल्यूम इंटू 10 की पावर कितना कर दिया 2। अब देख लो बेटा कहने को फॉर्मूला पे फॉर्मूला बन गया, बट रियल लाइफ में देखो आपको बस पता चल रहा है कि भैया फ्रैक्शन का टर्म हो चाहे परसेंटेज का टर्म हो चाहे पार्ट्स का टर्म हो, ये सारी की सारी कहानी, अगर तुम्हें फ्रैक्शन देखो ये सिंपल चीज, ये देखो अगर मैं ये दे रहा हूं, तो एक बात बताऊं इससे तुम देखो, अगर तुम्हें मैं ये दे देता हूं, ये इसको देखो, अगर तुमने अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये क्या निकल जाएगा मास फ्रैक्शन आ जाएगा।
अगर तुमने 1 से मल्टीप्लाई किया, अगर तुमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो सर ये क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज आ जाएगा। अगर तुमने इसको 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, पीपीएम ऑफ ए आ जाएगा। सर इसको अगर 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई किया, पीपीबी आ जाएगा ए का। सर इसको आपने 10 की पावर 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, सर ये क्या आ जाएगा, पीपीटी आ जाएगा। ये देखिए आप सिमिलर, अब देखो ना बेटा, सब कुछ आपको जो भी आज बताया वो सारा कुछ इस डायग्राम से रिलेट कर लो। सर ये देख लो, सर यहां पर अगर आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम फ्रैक्शन आ गया, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया। अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा। अगर आपने भाई साहब 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा, सर पीपीएम आ जाएगा। अगर आप 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, पीपीबी आ जाएगा। और अगर आपने 10 की पावर 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, पीपीटी हो जाएगा। तो 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मेनली हम लोग आज देख रहे हैं। कौन कौन सा, पीपीएम, पीपीबी, पीपीटी, ये सब चीजें कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में भैया ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हो सकती है। मैंने 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बताए हैं, कौन कौन से, परसेंटेज टर्म्स, पार्ट्स टर्म्स और फ्रैक्शन टर्म्स। 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मैंने अपनी तरफ से आज बता दिए भैया। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, पीपीएम, पीपीटी, ये सारी बातें मैंने बता दी हैं। क्वेश्चन करोगे, चल बताओ। मास बाई वॉल्यूम, परसेंटेज निकालना है बेटा, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम निकालना है। परसेंटेज ऑब्वियस है, जो आप डालते हो, शुगर जैसे यहां पर लोअर है तो शुगर का। सर कैसे फॉर्मूला बनेगा, सर मास ऑफ शुगर डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम इनटू क्या कर दूं, 100। परसेंटेज के लिए बेटा 100 करना होता है, 40/600 इंटू क्या कर दिया, 100। सर ये 40/6 हो गया, 40/6 हो गया। सर ये किसके बराबर हो जाएगा, 6.66% आ जाएगा। 40/6 हो गया, 6.66% आ जाएगा। मास बाई वॉल्यूम तो कितना हो जाएगा, 6.66% आ जाएगा। तो मास बाई वॉल्यूम निकाल दो, मास बाई वॉल्यूम निकाल दो, डन। तो 6.66%, ये देखो। पीपीएम निकालना है, सर अपना मास देखो कितना कम है, सोचो इसको, इसके रिस्पेक्ट में देखो, 100 ग्राम पानी में वो कितना कम है, बहुत ज्यादा कम है भाई। 100 ग्राम पानी का 0.02। सर इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप पीपीएम ऑफ केसीएल निकालने जाओगे तो सर आपका अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास। अब टोटल मास में इसको ऐड भी कर दोगे ना बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भैया आप खुद सोचो, सर 100 प्लस 0.025 तो क्या हो जाएगा, ये देख लो, 10 की पावर 3 हो गया। सर ये कितना हो गया, 1 बचा, 250 पीपीएम हो गया। अब आप इसको लिखना आसान है ना, 250 पीपीएम, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लग रहा है। अदरवाइज तो ऐसे तो 0.00 परसेंटेज निकालते तो कितना आता, 0.0025 ऐसे लिखते तो फायदा नहीं था। उससे लिखा तो 25, 250 आ गया, तो पीपीएम निकाल सकते हो। ये देख लो, मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का निकालना है बेटा, ग्लूकोज का मोलर मास दिया हुआ है बेटा, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लो। ग्लूकोज का मोलर मास दिया हुआ है 360/180, कितना आ गया, 2। सर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ग्लूकोज निकालना है तो मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय 18, 48 आ जाएगा। सर मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कैसे निकलेगा, सर मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज अगर हम निकालने जाएं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा, अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। सर मोल फ्रैक्शन 1/25 हो गया, या फिर हम इसको लिखना चाहें तो 4/100 हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया, 0.04। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज 0.04। सर अपने मोल्स डिवाइड, अब मोल्स आपको निकालने आना चाहिए, अब मोल्स आपको निकालने आना चाहिए। मोल फ्रैक्शन कभी निगेटिव हो सकता है। मोल फ्रैक्शन कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट से इंडिपेंडेंट नहीं। सर मोल फ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर नहीं, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज यूनिटी। आप मोल फ्रैक्शन हो, मास फ्रैक्शन हो, उन सबका सम करेंगे बेटा, हमेशा कितना आएगा, सम इज ऑलवेज यूनिटी। आप किसी भी फ्रैक्शन टर्म का अगर सम करेंगे तो बेटा वो क्या आएगा, यूनिटी आएगा। तो बेटा देख लो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। बताओगे कितना पानी ऐड करना चाहिए कि मिथेनॉल का सर मोल फ्रैक्शन कितना हो जाए, कितना पानी ऐड किया जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, सर मिथेनॉल का नंबर ऑफ मोल्स निकाल दें, कितना पानी ऐड करें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, सर इसको ऐड करेंगे सर 32, इसके कितने मोल्स हैं 0.5,
कितना पानी ऐड करें कि भैया सर मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल की वैल्यू दी हुई है, दैट इज इक्वल्स टू NCH3OH डिवाइडेड बाई NCH3OH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यही लिखेंगे। पानी ऐड देख लो सर, ये वैल्यू 0.25, ये वैल्यू 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ये देखना अपने पास, ये 2 हो गया। 0.5 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना आ गया 2 माइनस 0.5 कितना आ गया 1.5 आ गया। कितना आ गया 1.5 आ गया। पानी का मोल्स आया, मास नहीं। वो पूछ रहा है मास पूछ रहा है, तो मास ऑफ वाटर कैसे निकालते बेटा, एक मोल पानी का मास कितना होता है 18 ग्राम, तो 18 इंटू दिस कितना आ जाएगा 27 ग्राम पानी आ जाएगा। तो मास ऑफ वाटर कितना पूछ रहा है 27 ग्राम हो जाएगा सर, श्योर हो। तो बस बेटा आज की कहानी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, अपना स्टाइकियोमेट्री फिनिश हो चुका है। अगली क्लास में बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स फिनिश होगा और फिर हम लोग एनसीईआरटी का जो शुरुआत वाला पोर्शन है थोड़ा थ्योरेटिकल उसको करेंगे, ठीक है ना। मैंने बोला था सैटरडे को कराऊंगा, तो सैटरडे को हाँ हम लोग शुरुआत वाला पोर्शन करेंगे और थ्योरी है उसको आराम से एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, लिखने की जरूरत मैं खुद बता दूंगा कितनी है। और मंडे को ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा, सब कुछ मिला जुला के सबके सारे एनसीईआरटी जो भी टॉपिक्स आपके छूटे हैं, जो आपके मन में आ रहे होंगे कि सर ने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, एनसीईआरटी बगल में रख के बैठ जाइएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगली क्लास में बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पहले करेंगे, फिर हम लोग एनसीईआरटी की सारी थ्योरी कंप्लीट करेंगे और फिर बेटा मंडे को चैप्टर खत्म करेंगे और ट्यूसडे को कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का अगला भाई। इनडायरेक्ट वे में दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया है बट बताया नहीं जा रहा, ठीक है। तो कोशिश करना भाई साहब, मिशन 100 के सारे भाई साहब धुरंधर लोग, मतलब देख रहे हो नाम भी आजकल माहौल भी ऐसा बन गया, एक तो बैच का नाम मिशन 100, दूसरा आजकल गाने भी ऐसे ही बन रहे हैं, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस, तो वैसे ही तुम भी अगल बगल में एकदम अनाउंसमेंट कर दो। आजकल मेरा भी मोटिवेशनल गाना वही हो गया है, ठीक है ना, धुरंधर वाला जो टाइटल ट्रैक, ठीक है, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस, तो वैसे ही एकदम भाई साहब आस पास एकदम ऐसा माहौल बना दो भाई साहब, जब रिजल्ट आएगा ना लोग रेडी ना रहे, एकदम बम फोड़ के निकल जाओगे भाई साहब, ये देखो। और वो सब पॉसिबल है बेटा, सच बता रहा हूं, तुम खुद सामने गवाह हो, इससे बेहतरीन नहीं हो सकता कि 5वें दिन पे आप यहां पहुंचे हो और 6 और 7 डे पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। कोशिश करना, हम सब लोग मिलकर एक नया इतिहास लिखने वाले हैं और उस इतिहास में भागीदार बनने के लिए बस तुम्हें दौड़ना है, अच्छे से दौड़ना है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, बाय बाय।